तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द गेट स्कूल। चलिए आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी लोग जल्दी से बताओ, वॉइस वीडियो क्लियर है? क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं? सर कैसी बात कर रहे हो सर? आईपीएल चल रहा है और आप बात करो पढ़ाई लिखाई की? ये तो बात ही गलत हो गई। चलिए, डीके स्टैन जी ने आज स्कोर नहीं बताया, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। ठीक है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा हमेशा। चलो, तो भाई जल्दी जल्दी बुला लो सभी को, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। कोर इन्हीं सारे टॉपिक्स पे होने वाला है, ठीक है। वेक्टर, सब स्पेस, स्पैन, बेसिस, डायमेंशन, ये सारे के सारे जो रशियन टर्म्स हैं इनको हम लोग अब डिटेल में समझने वाले हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और काफ़ी मज़ा आएगा आज की क्लास में, ठीक है। वैसे ओवरऑल बताओ, लीनियर अलजेब्रा में कुछ आपको कॉन्फिडेंस आया? जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, या जिन्होंने पहली बार पढ़ा था, या जिन्होंने कहीं और से पढ़ा था, जो लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, उनको अब ओवरऑल कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सर, लीनियर अलजेब्रा में से 10 में से 8-9 सवाल लग जा रहे हैं? बताइए, है ना? बशर्ते कि आपने अच्छे से रिवाइज किया हो, डीपीपी सेशंस प्रॉपरली आपने अटेंड किए हो, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा नेक्स्ट लेवल आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। हालांकि देखो, लीनियर अलजेब्रा में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ एडवांस कंसेप्ट मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ एडवांस कंसेप्ट। चलो शुरू कर देते हैं फिर आज का डिस्कशन। तो चैप्टर अपना है लीनियर अलजेब्रा, और टॉपिक इसमें डिस्कस होने वाला है वेक्टर, सब स्पेस, स्पैन, बेसिस, डायमेंशन। और लेक्चर का नंबर अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो है आपका लेक्चर नंबर 16, ठीक है। चलिए, लेक्चर नंबर 16 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 से हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। परफेक्ट। और और सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ विशाल सोनी। आई हैव क्लियर्ड एएससी एग्जामिनेशन 2 टाइम्स, 2014 में 98 रैंक, 2015 में 25 रैंक। बहुत सारे पीएसयूज निकाले हैं, 9+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को गाइड कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे अंडर 100 रैंक लेके आए। और 7.6 करोड़ वॉच मिनट्स, इतने करोड़ वॉच मिनट्स मेरे पास हैं। काश इतने पैसे भी होते तो और भी मज़ा आ जाता। खैर, हो जाएंगे इतने पैसे भी। तो खैर, वॉच मिनट्स इतने प्रेजेंट हैं अनअकैडमी प्लस पे, जो कि हाईएस्ट। भाई साहब, आप आके इसको देख सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो यहाँ से भी, ठीक है। बाकी यार, अगर आप आना चाहते हो अनअकैडमी प्लस पे तो फ्लैट 25% ऑफ चल रहा है। आपके जो सब्सक्रिप्शन प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, इसका परसेंटेज अच्छा खासा है। तो 30th से सब्सक्रिप्शन प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए होता है आपका अपना टाइम। जो आपका टाइम है 1 साल की प्रिपरेशन वाला, उसको अच्छे से क्वालिटी टीचर से पढ़ के एक बार में रैंक लाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर साल तैयारी ही कर रहे हो। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, उसी में पूरी की पूरी जी जान लगा दो। अगली बार वाला जो अटेम्प्ट होता है ना, उसमें थोड़ा सा रिग्रेट भी रहता है दिमाग में। ये मैं बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो जो भी पहली बार तैयारी कर रहे हो ना, उसी में यार फोड़ फाड़ के खत्म करो सब कुछ, समझ गए? बार बार तैयारी नहीं करना। टीचर बनना है तो ही दोबारा पढ़ना, अदरवाइज जितनी भी आपके नोट्स हैं, जितनी भी कॉपी किताबें हैं, ठीक है, उसको बक्से में बंद करके रख देना है। ये रहा कोड, लगा के प्लस पे आ जाओ। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, टॉप एजुकेटर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको 5600 से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, ठीक है। बाकी 25% का मैंने आपको बता ही दिया था। टीचर से यार देख लो, इसी इलेक्ट्रिकल की इंडिया की बेस्ट टीम यहाँ पे प्रेजेंट, इनफैक्ट सारे ब्रांचेस की बेस्ट टीम यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको गेट की पीवाईक्यू की बुक भी मिलती है, प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा फ्री मंथ्स भी मिल जाएंगे, 24 पे 4 और 12 पे 3। कब तक? 30th अप्रैल तक। आप में से बहुत सारे लोग, ये देखो जो आपको पीवाईक्यू की, अच्छा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर पीवाईक्यू कितने साल के लगाने चाहिए? भाई देखो, 10, 12, 15 साल के पीवाईक्यू लगा के गेट मत देना, समझ गए? पीवाईक्यू अगर लगाना है तो 25 से 35 साल का कम से कम पीवाईक्यू लगा के जाना। मैं एक सेशन में आपको लेके दिखाऊंगा कि कैसे 1992 का जो गेट का क्वेश्चन था, बिना डेटा के, बिना चेंज किए हुए एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए। तो यार, जो आईआईटी के प्रोफेसर्स ने खुद क्वेश्चन बना रखे हैं, उनको छोड़ के आप आलतू फालतू के रिसोर्सेज अगर यूज कर रहे हो ना, तो उसका कोई लॉजिक नहीं। 35 साल के पीवाईक्यू पूरे लगा के जाओ, ठीक है। हाँ, जितने जितने पुराने मिल जाए भाई, 10-15 साल का लगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो टाइम वेस्टेज है, उससे कुछ नहीं होगा। तो 35 साल के पीवाईक्यू, 180+ के वीडियो सॉल्यूशंस, प्रिंटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे, मल्टीपल अप्रोच मिल जाएगी, मजा आ जाएगा ये पीवाईक्यू वाली पूरी की पूरी किताब पढ़ के। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर का जरा झलक दिखा दीजिए। तो भाई, ये झलक है जो मुझे मिली है, बाकी मैं आपको फोटो खींच के भी दिखा दूंगा, ठीक है। शायद मैं कल जाऊंगा भी ऑफलाइन सेंटर पे, मोस्ट प्रॉब्ली। तो ऐसा पूरा का पूरा हाईटेक आपको सेंटर वहाँ पे मिल जाएगा, मस्त जाके वहाँ पे पढ़ाई करो। और टीचर्स तो यार आप लोग देख ही रहे हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बस मुझे प्राइसेस के बारे में आपको बतानी थी, एक नया अपडेट है मेरे पास कि
जो एक तो बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है ना, वो 19 मई से दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोल आपका खत्म हो जाएगा 19 मई से। तो जो आपके क्लासरूम बैचेस हैं, अगर सिर्फ आप गेट की तैयारी करते हो 8 मंथ्स के लिए, तो सिर्फ 55,000 पे एज ऑफ नाउ मिल रहे हैं 30 अप्रैल तक, है ना। अदरवाइज ये 1,10,000 तक पहुंच जाएगा। और क्लासरूम बैचेस जो आपके गेट प्लस ईएससी है, वो 9 मंथ्स का है, वो आपको 60,000 का मिल रहा है। यहाँ पर आप मुझसे सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आप मुझसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट था मेरे पास, ठीक है। बाकी इसके बारे में सेशन के एंड में थोड़ी चर्चा और करते हैं यार। प्लस पे आप लोगों को देखो पता ही, सिग्नल सिस्टम और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाला है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स शाम को 9:15 बजे कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, कल है 27 अप्रैल, और सिग्नल सिस्टम तो कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। कल ये दोनों सब्जेक्ट आप पूरा प्लान बना के अच्छे से पढ़ सकते हो, आपके 22-23 नंबर यार पक्के हो जाएंगे, और अगले साल आपकी परफॉर्मेंस भी पक्की हो जाएगी, ठीक है। चलो शुरू किया जाए फिर आज का सेशन। रेडी है सभी लोग? आगे सभी लोग, चलो परफेक्ट, शुरू करते हैं। बहुत आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ, उसका फटाफट मुझे आंसर कर दो। आज आप लोगों को सवाल लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। और सवाल लगाने की एक नहीं, 3-3 टेक्निक आपको सिखाऊंगा, ठीक है। 3-3 टेक्निक सिखाने वाले, तो रेडी रहना। और देखिए, कल जो अपना वादा हुआ था, आज भी वही वादा रहेगा कि आज की क्लास में भी आपको फोकस से मेरी बात को सुनना है। कमेंट में कोई आके कुछ आपसे बोल रहा है तो उसको नहीं बताना। कोई आके बोल रहा है कि भाई मुझे 2 मिनट में मैगी कैसे बनानी उसकी रेसिपी बता दो, तो भाई उसको बताने मत लगना, उसको छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे फोकस करते हैं कि मैं क्या क्या आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि आज जो टर्म्स आप सीख रहे हो ना, इन टर्म्स के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं यार, और वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा फोकस आपको चाहिए होगा। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले कुछ सवाल। सबसे पहली चीज़ आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स भर दो सभी लोग, वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होता है। और भाई जो जो ये टॉपिक चल रहा है ना, इससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को किसी भी लेवल पे हम लोग कमतर नहीं आंक सकते हैं। जल्दी से लिख दो सभी लोग, वेक्टर स्पेस क्या होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। वेक्टर स्पेस का मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स, बात खत्म हो गई, ठीक है। उसके आगे हम कुछ नहीं बताएंगे, सेट ऑफ वेक्टर्स, है ना, ठीक है। सेट ऑफ वेक्टर्स का हमको आइडिया लग गया, परफेक्ट। अब एक सिंपल सी चीज आप मुझे ये बताइए कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं, क्या वो 1 डायमेंशनल हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल हो सकते हैं, और n डायमेंशनल हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में पूरी की पूरी पिक्चर आनी चाहिए। अच्छा, वी डॉट आर ऊपर 1, वी डॉट आर ऊपर 2, वी डॉट आर ऊपर 3, वी डॉट आर ऊपर 4। तो ये वाला जो टर्मिनोलॉजी, ये भी कहीं ना कहीं हमको क्लियर है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये दोनों बातें हमको अच्छे से क्लियर हो गई। तो आइए देखते हैं कि क्या, इसको क्या हो गया। देखो, ये बोल रहा है any set of vectors having certain common property is called as the vector space, है ना। तो इसको हमने आसान भाषा में समझा था, वेक्टर स्पेस का मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, कॉमन प्रॉपर्टीज की क्या बात कर रहा है ये, है ना। कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो अगर मैं आपको बताऊं, कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उस सेट में जितने वेक्टर्स होंगे सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। वो हमने कल भी बात करी थी कि अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ वेक्टर्स 2 डायमेंशन के, कुछ 3 डायमेंशन के, किसी में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, किसी में 3, या तो सब में 3 होंगे या तो सब में 2 होंगे, समझे ना। तो ये बस वो बोलने की कोशिश कर रहा है। देखो जरा ये नोटेशन एग्जाम्पल 1 जो दिया गया है, कितने लोग इसमें कंफर्टेबल हो कि सर ये तो अब आप हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देख लेंगे। वी डॉट आर स्क्वायर, यानी कि इट इज अ वेक्टर स्पेस, इट इज अ सेट ऑफ रियल वेक्टर्स एंड ईच वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग अ 2 डायमेंशनल वेक्टर। यहाँ पे मैंने रो वाला फॉर्मेट लिखा, आप कॉलम में भी लिख सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमारी ठीक ठाक चर्चा हो चुकी है ना। कल अपने हाथ से लिख लिख के पूरा बताया था आप सभी लोगों को, आज रेडीमेड मिल रहा आप लोगों को। चलो, इसका एक एग्जाम्पल भी है, इसमें 1,1, 0,1, 2,1 -1 आ जाएगा। वेक्टर स्पेस मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स, आप इसको लिख सकते थे सेट ऑफ 2 डायमेंशनल रियल वेक्टर्स। ये नाम वाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हाँ, देख के समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है, दैट्स इट। क्लियर है भाई? ओके, ठीक है, डन है। जरा ये वाला नोटेशन देखिए, ये नोटेशन कितने लोगों को क्लियर है, फटाफट देखते जाओ और बताते जाओ। ये नोटेशन, वी डॉट आर थ्री, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर, सारे के सारे रियल वैल्यूज हैं। इसका एग्जांपल अगर देखोगे 1,1,1, 1 - 1, 0। एंड वेक्टर स्पेस का मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स, इसको आप लिख सकते थे सेट ऑफ 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर्स, ठीक है। आ रही बात समझ में सबको?
ठीक है, बिल्कुल सबकॉन्शियसली फील होना चाहिए, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि ये कोई नया या फिर कोई एलियन नोटेशन हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, चलो ये वाला भी एक बार नोटेशन देख लो, वी डॉट आर फोर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, वेक्टर स्पेस का मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स और सेट ऑफ 4D रियल वेक्टर्स। चलेगा? चल जाएगा, ठीक है। ओके, चलो एक बार ये वाला लास्ट वाला देख लो, बस अपना काम यहाँ पे खत्म हो गया। वी डॉट आर एन एक्स वन से एक्स एन एक्स वन एक्स टू सब रियल वैल्यूज से बिलोंग करते हैं। वेक्टर स्पेस का मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स और सेट ऑफ एन डायमेंशनल रियल वेक्टर की यहाँ पर बात ये कर रहा है। एक नोट यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे नोटेशंस में जो आर वर्ड है वो रियल को रिप्रेजेंट करता है और जो एन यहाँ पर आपको दिख रहा है वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा कल वाला डिस्कशन हो गया और आई होप ये डिस्कशन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पे बसा हुआ है। ठीक है, ओके। चलो अब एक सिंपल सी चीज बताओ, सिंपल सी चीज बताओ, आपके साथ जो आपकी पुरानी यादें जुड़ी हैं वो आपको कष्ट देती है, पीड़ा देती है, या फिर वो आपको खुशी देती है, सुख देती है? पुरानी यादें जुड़ी होंगी ना सबके साथ कुछ ना कुछ। एक प्राणी बोल रहा है सर दोनों दे, ज्यादा क्या देता भाई, ज्यादा चलो, कष्ट ज्यादा देते, पीड़ा, तनाव, ऐसा ऐसा होता है ना। बट हमारे साथ कौन सी पुरानी यादें जुड़ी है? हमारे साथ देखो कौन सी पुरानी यादें जुड़ी है कि भाई हमको रैंक की कैलकुलेशन करनी आती है। आती है ना सबको रैंक की कैलकुलेशन? बोलो जल्दी से, क्या आप सभी लोगों को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है? कितने लोगों को ये दो चीज आती है? आती है दोनों चीजें? तो अगर आपको ये दोनों पुरानी बातें याद हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे इसका मतलब यहाँ पे नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। बिल्कुल सही बात है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ जिसको रैंक की कैलकुलेशन आती है और जिसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो आप सारे के सारे आगे के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी पुरानी यादें जो हमें ज्यादातर टाइम पे क्या देंगी, खुशी देंगी। चलिए, वेक्टर स्पेस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब पढ़ने की कोशिश करते हैं वेक्टर सब स्पेस। नाम से ही पता चल रहा है सब स्पेस। अगर मान लीजिए V एक वेक्टर स्पेस है यानी सेट ऑफ वेक्टर्स है, W एक वेक्टर स्पेस है यानी सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो अगर हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, आप सभी लोग शायद सेट थ्योरी में ऐसा सिंबल देख भी चुके होंगे, ऐसा सिंबल अगर यूज करा जाता है तो आप लिख सकते थे कि जो ये W है इट इज द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। तो ये नाम थोड़ा सा एक बार गौर करो और फिर आपको एक क्वेश्चन करवा देते हैं। इस नाम पे थोड़ा सा गौर करिए, क्या दिया गया है? ये भी एक वेक्टर स्पेस है, ये भी कोई सेट ऑफ वेक्टर्स होगा, ये भी कोई सेट ऑफ वेक्टर्स होगा। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इसका मतलब बोला जा रहा है W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। यानी ये ऐसा बोल रहा है कि W के जितने भी वेक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली वेक्टर V में कवर हो चुके होंगे। ठीक है ना, W के जितने भी वेक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली वेक्टर V में कवर हो चुके हैं। तो वेक्टर V एक बड़ा सेट हो गया और वेक्टर W जो है आपका वो छोटा सेट हो गया। ठीक है, बोलो यार जल्दी बोलो, क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर आप लोग सिंपल सा सोच समझ के बताइए। यहां पर देखो आपको एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, W एक वेक्टर स्पेस है, 3 डायमेंशन का है, 1 2 1 1 1 1 इज अ वेक्टर स्पेस। आपसे पूछ रहा है इज W वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V डॉट R3? बताइए जरा। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो एक एक लाइन, उसको समझने की कोशिश करो और समझने के बाद आप बताओ कि क्या इसने ठीक लिखा है या नहीं ठीक लिखा, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, आंसर बताओ यस नो। एक वेक्टर स्पेस विच मीन सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है जिसमें दो वेक्टर्स हैं 3 डायमेंशन के। फिर बोल रहा है कि ये जो आपका वेक्टर सब जो आपका W वेक्टर है इज इट द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V? ऐसा कुछ पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इज W वेक्टर, यहाँ पर कॉमा लगा लो, इज W वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V डॉट R3? यस और नो? तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग V को थोड़ी देर के लिए विजुअलाइज करें, अगर हम लोग अपने V को थोड़ी देर के लिए विजुअलाइज करें तो हमारा जो V है वो तो कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई जेड, एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर, जेड बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इसमें तो दुनिया भर के जितने वेक्टर्स होंगे सारे आ जाएंगे, है ना। दुनिया भर में जितने भी वेक्टर्स एग्जिस्ट करते होंगे, भाई एक्स की मैं कोई रियल वैल्यू डाल दूं, वाई की कोई, जेड की कोई, तो यहाँ पर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स दिखने चाहिए। ठीक है, अब अगर ये डब्ल्यू की बात कर रहा है, डब्ल्यू भी ऑब्वियसली, डब्ल्यू को देखो
डब्ल्यू डॉट आर क्यूब ऐसा नहीं लिख सकते। अगर आपने डब्ल्यू डॉट आर क्यूब लिख दिया ना यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि आप सारी रियल वैल्यूज यहाँ पर अज्यूम करेंगे। नो, इस वजह से उसने सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू लिखा हुआ है। ये आपका एक वेक्टर स्पेस है, विच मीन सेट ऑफ वेक्टर्स है। और यहाँ पर ये दो वेक्टर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, 1 to 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1। ठीक है, अब बताइए क्या ऑब्वियसली हर कोई बोल सकता है कि भाई डब्ल्यू में जितने वेक्टर्स हैं वो तो इसमें आ ही जाएंगे, इसमें तो और भी होंगे। तो डब्ल्यू इज सब वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर वी। W भी एक वेक्टर स्पेस है, V भी एक वेक्टर स्पेस है, W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ V। समझे? हाँ, कॉमा वगैरह हटा लिया करो अगर मैं कभी लगा देता हूं तो। ठीक है, आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। परफेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। सॉल्व करके आप लोग बताइए। ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, फटाफट निकालो। एक उसने वेक्टर दिया S1, एक दिया S2। पूछ रहा है S1 जो है इट इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ V डॉट R3, और फिर पूछ रहा है S2 इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ S1। ठीक है, तो उसने थोड़ा सा कुछ इंटरलिंकिंग कराने की कोशिश करी हुई है। सभी लोग बताएंगे भाई, और जितने भी लोग बताते जाएंगे उनका मैं नाम भी पढ़ूंगा। NM मिश्रा जी बोल रहे हैं कि सर पहला वाला भी ट्रू है और दूसरा वाला भी ट्रू है। गौरव दास जी भी बोल रहे हैं सर दोनों ट्रू है। बाकी लोग भी बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ। ओम जी बोल रहे हैं कि दोनों ट्रू हैं। लेट्स क्रैक गेट भी बोल रहे हैं दोनों ट्रू हैं। गीतांजलि, राम्या, उमा महेश्वरी, रिया सिंह, मंगलेंद्र, अंजलि, विकास, आकाश, DK स्टैन, क्षत्रिय, आशुतोष, इम्पॉसिबल। ठीक है, तपन, रोहन, श्वेता, ऑल इन वन। परफेक्ट, सौरभ, इशिता, आफरीन। किसी का नाम छूट जाएगा भाई, नाराज मत होना। दोनों ट्रू, दोनों ट्रू, दोनों ट्रू। ठीक है, ठीक है, वेनु, अंकित। परफेक्ट, दोनों ट्रू आप लोग बोल रहे हैं। आइए इस चीज़ की थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन भी कर लेते हैं कि आप किस हद तक सही है। ठीक है, देख लेते हैं कि आप किस हद तक सही हो। सबसे पहले तो वो बात कर रहा है V.R3 की। ठीक है, V.R3 का मतलब अब हमें अच्छे से पता है, सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पे ये फीड है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। तो ये हो गया आपका एक्स वाई जेड, और जो आपके एक्स वाई जेड थे ऑल ऑफ देम शुड बिलोंग टू रियल वैल्यू। अब उसके बाद यहाँ पर उसने जो S1 मेंशन किया था, S1 भी बोल रहा है कि एक वेक्टर स्पेस है, बट इसमें एक्स वाई जेड को जोड़ने पर 0 आना चाहिए, है ना। अब यार आप खुद ही बताइए, S1.R³ में जो भी वेक्टर आएगा, जो भी वेक्टर आएगा वो इसका तो सबसेट ही आएगा ना। इसमें तो दुनिया भर के एक्स वाई जेड की सारी वैल्यूज आप डाल सकते हो। उसमें से कुछ एक्स वाई जेड जरूर ऐसे होंगे जिसमें आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जब करोगे तो 0 आ जाएंगे, बट वो बहुत लिमिटेड नंबर होगा। ये उसी की बात यहाँ पर कर रहा है। इसका मतलब पहली चीज़ तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दी कि S1 इज अ वेक्टर स्पेस एंड V इज अ वेक्टर स्पेस, बट S1 इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर V। है ना, सिंपल है ना, काफ़ी बहुत आसान है मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब जरा S1 पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं। S1 यहाँ पर उसने मेंशन कर रखा था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाता, एक्स वाई जेड, एक्स बिलोंग्स टू रियल, वाई बिलोंग्स टू रियल एंड जेड बिलोंग्स टू रियल, है ना। ठीक है, इसको मैं अपनी डेफिनेशन के हिसाब से अगर मॉडिफाई कर दूं, मतलब कि ये बोल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 होना चाहिए। मतलब कि मैं इसको ऐसा लिख सकता था, एक्स कॉमा वाई कॉमा यहाँ से जेड की वैल्यू पुट कर दूँ, माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई पे रियल होने का टैग लगा दूँ। सही बात है, ऐसे लिख दिया मैंने, वो तो देख पता चल रहा है क्वेश्चन में। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पर एक्स वाई और माइनस एक्स माइनस वाई की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करेंगी? बहुत सारे वेक्टर ऐसे होंगे जहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड करने पे 0 आ रहा होगा, है ना। इनफाइनाइट ऐसे वेक्टर्स होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, तो अब S2 के बारे में आइए देखने की कोशिश करते हैं। S2 हम लोगों ने देखा, तो S2 दिया कहाँ पे, ये दिया हुआ S2। ठीक है, S2 में देखो उसने आर बार कुछ नहीं लिखा, नहीं तो फिर आपको सारी वैल्यूज लेनी पड़ती। S2 में वो दे रहा 1 कॉमा -2 कॉमा 0 1 -1, है ना। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, इन तीनों को जोड़ने पे 0, इन तीनों को जोड़ने पे 0, विच मीन्स आप ऐसा लिख सकते थे कि जो S2 है वो आपका सब स्पेस है S1 का। आप अपने दिमाग में हमेशा ऐसे बोला करो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि S2 भी एक वेक्टर स्पेस है,
S1 भी एक वेक्टर स्पेस है और S2 जो है इट इज द वेक्टर सब स्पेस ऑफ S1। ठीक है, तो ऐसे 3 स्टेटमेंट्स आप लोग अपने दिमाग में बोला करो। समझे मेरी बात को? ठीक है एवरीवन, ये तीनों स्टेटमेंट सब लोग अपने दिमाग में बोलो। S1 भी एक वेक्टर स्पेस है, S2 भी एक वेक्टर स्पेस है एंड S1 इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ S2। कोई ऐसा प्राणी तो नहीं है जिसको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। ये अगर आप अपने छोटे भाई को भी जाके सिखा दोगे वो भी सीख जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा लॉजिकल नहीं है या फिर कोई फॉर्मूला नहीं है या फिर कोई प्री रिक्विजिट नीडेड नहीं है। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, कॉमन सेंस लगा के आप यस नो में आंसर कर सकते हो, है ना? ठीक है भाई साहब, चलो अब बात करते हैं आज का जो गेम चेंजिंग टॉपिक है, लीनियर स्पैन। ठीक है, लीनियर स्पैन। ओके, लीनियर स्पैन को पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझाता हूँ। लीनियर स्पैन का मतलब क्या होता है। अगले 5 मिनट तक सिर्फ ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। एक ही सेंटेंस में 2 से 3 बार बोलूंगा, उसको हर बार सुनना ध्यान से, अदरवाइज की डेफिनेशन में हमेशा कंफ्यूज रहोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना अगले 5 मिनट तक मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, लीनियर स्पैन हमसे बोल रहा है कि आप एक्सप्लेन करिए लीनियर स्पैन क्या हो सकता है। तो मैं लीनियर स्पैन को किस नजरिए से देखता हूँ जरा देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस आपको दे रखा है एक्स और इसमें काफी सारे वेक्टर्स होंगे ऑब्वियसली ना। एक्स उसने दे रखा है तो x1 भी शायद एक कॉलम वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स होगा, x2 भी कॉलम मैट्रिक्स, x3 भी, xn भी। टोटल यहाँ पर उसने n वेक्टर्स हमको मेंशन कर रखे हैं, समझे? अब बोल रहा है कि अगर इस वेक्टर स्पेस का मैं स्पैन निकालना चाहता हूं तो स्पैन का सिंबल देखो ऐसा होता है, एल लिखो और ब्रैकेट में एक्स लिख दो। इसका मतलब होता है आप एक्स का स्पैन लिखना चाहते हो, स्पैन ऑफ एक्स। स्पैन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? दो चीजों पे फोकस करिएगा यहाँ पर। पहले तो उसने लिखा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेक्टर्स प्रेजेंट इन द वेक्टर स्पेस एक्स, है ना। उसने बोला कि ये जो आपको वेक्टर्स दिख रहे हैं ना, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, ऐसे करके एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लीजिए। मगर अगर आप गौर से नोटिस करें तो वो ये भी बोल रहा है कि ये जो आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना, इसका जब आप सेट बना दोगे तब जाके आप बोल सकते हो कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज द लीनियर स्पैन ऑफ एक्स। मतलब अगर मैं इस सेट को थोड़ा सा जूम करके देखूं तो मुझे इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn भी मिलेगा, कॉमा x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 ये भी मिलेगा, कॉमा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 2xn वो भी मिलेगा। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन की जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं उनको मैं यहाँ पर कॉमा कॉमा लगा के लिख दूंगा। इसीलिए उसने बोला है सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई? डेफिनेशन वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, सवाल कैसे लगेगा वो अलग की बात है। बट अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, विच मीन्स अगर आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर है और आपसे कोई बोलता है कि भाई इसका स्पैन बताओ क्या होगा, तो आपने एल लगाया और ब्रैकेट में एक्स लिख दिया। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वेक्टर स्पेस था उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते थे बना लो और उनका एक सेट बना दो। दिस इज कॉल्ड एज द लीनियर स्पैन ऑफ अ वेक्टर स्पेस एक्स। कुछ कुछ बात समझ में आई? समझिएगा इस बात को, है ना। तो मैं दो स्टेटमेंट बोलता हूं, दोनों स्टेटमेंट का आप यस और नो में आंसर करना, ठीक है। दो स्टेटमेंट बोलता हूं, दोनों स्टेटमेंट का यस नो में आंसर करना। पहला स्टेटमेंट, लीनियर स्पैन ऑफ वेक्टर स्पेस एक्स इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट इन एक्स, यस और नो। फिर से सुनिए, लीनियर स्पैन ऑफ एक्स इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट इन वेक्टर स्पेस एक्स। नो है यार, ये यस कैसे हो जाएगा? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। ये तो सिर्फ इतना बोला गया ना, ये बोल रहा है कि दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेक्टर्स प्रेजेंट इन वेक्टर स्पेस एक्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन थोड़ी चाहिए हमें, लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट चाहिए भाई साहब, ठीक है। सेट चाहिए हमको। फिर से अब स्टेटमेंट को सुनिए, यस नो में आंसर करने की कोशिश करिए। फिर से मैं बोलता हूं, सुन लो ध्यान से। लीनियर स्पैन ऑफ एक्स मीन्स सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स प्रेजेंट इन वेक्टर स्पेस एक्स। तो डिफरेंस समझिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक सेट को, एक 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 कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बोल दिया मतलब आपने एक आइडेंटिटी लिख दी वहां पे। बट जो आप सेट की बात करते हो तो आपको सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस लिखने पड़ेंगे।
जितने एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये छोटा सा एक माइन्यूट डिफरेंस आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया। करेक्ट है? एक बार इस नोटेशन को भी देख लेते हैं। इस नोटेशन में उसने लिखा हुआ CI XI। CI XI में बोल रहा है आई जो है वो 1 से n तक वेरी कर सकता है। सपोज अगर मैं n को यहाँ पर 2 ले लूँ तो ये हो जाएगा C1 X1 प्लस C2 X2, कॉमा अगर मैं n को कभी 3 ले लूँ तो वो हो जाएगा C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस C3 X3। ऐसे करके काफ़ी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। CI आपका एक स्केलर वैल्यू है, XI का मतलब वेक्टर हो गया, I को आप 1 से n वेरी करा सकते हो। ठीक है, तो ये नोटेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। जरा देखिए, अगर कभी भी आप लीनियर स्पैन X लिखोगे तो क्या उसमें एक वेक्टर आपको ऐसा दिख सकता है जो कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखो, दिख सकता है ऐसा एक वेक्टर? जी हाँ, एक ये दिख सकता है, कॉमा हो सकता है कि एक दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ दिख रहा हो। चेक करो, हो सकता है ऐसे हजारों लाखों लीनियर कॉम्बिनेशन हो, सबका सेट बना हुआ। दिस इज कॉल्ड एज द लीनियर स्पैन ऑफ एक्स। ठीक है, डेफिनेशन वाइज सबको क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना। तो ऐसे ना अपने दिमाग में हायरार्की बना लो। एक वेक्टर स्पेस एक्स है, हमसे कोई बोलता है उसका लीनियर स्पैन बताओ, तो हम बोलेंगे कि इस वेक्टर स्पेस एक्स के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनका एक सेट बना लो, वही उसका लीनियर स्पैन हो जाएगा। तो लीनियर स्पैन इज नथिंग बट द सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स प्रेजेंट इन द गिवन वेक्टर स्पेस एक्स। ठीक है, तो सेट वर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, चलो अब एक चीज बताना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेमेस्टर एग्जाम कभी दिया है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी सेमेस्टर एग्जाम दिया है? बताओ। नहीं दिया कभी सेमेस्टर एग्जाम? दिया है सबने? पक्का? तो आप मुझे बता सकते हो कि सेमेस्टर एग्जाम में आपको क्या पास करवाता है? कौन सी ऐसी आपके अंदर स्किल है जो आपको सेमेस्टर एग्जाम में पास करवा देती है, मतलब आप 30 नंबर ले आते हो 100 में? बताइए जरा। आज ही दे के आए कुछ लोग, देखो दीपेश जी बोल रहे हैं आज ही सर हम दे के आए सेमेस्टर एग्जाम। तो बस मुझे ये बता दो कि ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको सेमेस्टर एग्जाम में 30 मार्क्स पार करवा देती, पासिंग मार्क्स? नहीं, मैं बताता हूँ वो कौन सी स्किल होती। ठीक है, वो कौन सी स्किल होती है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो स्किल यहाँ पे बहुत काम आएगी। ठीक है, इसको अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो वो स्किल आपकी होती है ये वाली, एक्टिव पैसिव की जो आपकी नॉलेज है ना, वो आपको सेमेस्टर में पास करवाती है। समझे? आप ऐसे लिखते हो कि दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड बाय दिस। तो ऐसे करके एक ही इंफॉर्मेशन से 2 लाइन बन गई ना, 2 लाइन आपने बना दी एक ही इंफॉर्मेशन से। तो एक्टिव पैसिव की जिसको भी नॉलेज होती है ना, वो सेमेस्टर में कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई आप 50% तैयारी करके जाओ। ठीक है, एक बार आप ऐसे लिख दो कि एक्स टी का जो लाप्लास होता है वो एक्सेस होता है, और एक्सेस का जो इन्वर्स लाप्लास होता है वो एक्स टी हो जाता है। ठीक है, हो गया। तो एक इन्फॉर्मेशन को 2 लाइन बनाने के लिए ही एक्टिव पैसिव का इजाद किया गया था कि भाई किसी को कॉपी भरनी है, कुछ याद नहीं है, 50% सिलेबस कंप्लीट है, 100% करना चाहते हो, जितने एक्टिव स्टेटमेंट है पैसिव में कन्वर्ट कर लो। आइए सेम कंसेप्ट को यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेम कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। पहले तो बताने दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। ठीक है, बताओ ये दोनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करके बताओ, आपको क्या लगता है ये सेम स्टेटमेंट लिखे हैं या अलग अलग स्टेटमेंट लिखे हुए हैं? बोलेंगे सभी लोग? सेम? पक्का? आया समझ में? तो v आपका क्या है, x को स्पैन कर रहा है, और यहां पर क्या लिख रहा है, x इज स्पैन्ड बाई v। समझ आए मेरी बात सबको? ठीक है, आगे बढ़े। ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में आप थोड़ी देर बाद यूज होंगे। ठीक है, चलो अगर मैं ऐसा लिखूं तो, अगर मैं ऐसा लिखूं तो v, v लिखा था हमने पहले, क्या लिखा था? चलो ऐसा लिख लेते हैं, x, इसका मतलब अभी मैंने नहीं बताया आपको, बस मैं बोल रहा हूँ आप पहले ये थोड़ा सा आदत डालो कि क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही।
v इज स्पैन्ड बाई x। चेक करके देखो क्या लगता है आपको, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं या गलत। सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों। भाई आप ऐसा बोल रहे हो x स्पैन्स v या v इज स्पैन्ड बाई x। है ना, बोलिए। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? सेम है दोनों स्टेटमेंट। चलिए परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको इसकी मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आइए इसकी मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। केस वन, केस वन, केस वन में हम लोग कंसिडर करते हैं, ये आपका एक वी वेक्टर दे रखा था। वी वेक्टर में क्या था आपका, v1 v2 से vn। यहाँ पर क्या था, x1 x2 से xm था ना, बोलिए। जी हाँ, केस वन में हम ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, v इज spanned by x और x spans v। ठीक है, इसका मतलब मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, एक बार में इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है। ठीक है, आप लोगों ने महाभारत देखी है, देखी होगी मेरे ख्याल से, है ना। मान लीजिए महाभारत में एक तरफ अर्जुन खड़े हैं और उधर बहुत सारे सिपाही खड़े हैं, तो क्या एक अर्जुन बहुत सारे सिपाहियों पे भारी पड़ेंगे? मान लेते हैं 100 सिपाही हैं, भारी पड़ेंगे, है ना। एक तरफ कर्ण है और एक तरफ 100 सिपाही खड़े हुए हैं, तो बताइए क्या आपके जो एक कर्ण होंगे वो 100 सिपाहियों पे भारी पड़ेंगे? आराम से भारी पड़ेंगे, ठीक है। समझ गए इस कंसेप्ट को? यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो, अगर अर्जुन खड़े हो गए तो वो 100 लोगों को तो निपटाई देंगे, या अगर कर्ण खड़े हो गए तो वो 100 लोग को निपटाई देंगे, ठीक है। द्रोणाचार्य जी खड़े हो गए, 100 लोगों को वो भी निपटा देंगे। तो ये लोग क्या हो गए, महारथी लोग हो गए, बाहुबली हो गए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें बोल रहा है वी इज स्पैन्ड बाई एक्स। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें स्पैन हो कौन रहा है और स्पैन कर कौन रहा है, बस ये बता दो। आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कि इसमें स्पैन कौन हो रहा है और कर कौन रहा है। यहाँ पर भी पढ़ के, यहाँ पर भी पढ़ के, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखिए वी स्पैन हो रहा है और एक्स उसको कर रहा है। सही बात है, ये तो पढ़ के कोई बच्चा भी बता देगा कि हाँ वी स्पैन हो रहा है और एक्स उसको कर रहा है। इसको भी देख के वही समझ में आ रहा है कि अच्छा वी स्पैन हो रहा है, एक्स इसको स्पैन कर रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, हाँ सिंपल सा इसका मतलब ये होता है कि अगर वी स्पैन हो रहा है तो वी का एक वेक्टर जो होगा ना, उसको लिखने के लिए आपको एक्स के सारे वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर v स्पैन हो रहा है तो आप v का एक वेक्टर उठाओ, ये आपका अर्जुन है, ठीक है, और ये सारे सिपाही, अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2, डॉट डॉट डॉट। ध्यान से सुनते जाना, न्यूमेरिकल्स फिर बनेंगे और ये सारा कंसेप्ट न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो आप बोलोगे सर v1 के साथ होगा, नहीं भाई, कर्ण भी तो है, इसको भी उठाओ। v2 को आप स्पैन करना चाह रहे हो इसकी मदद से, तो ये हो जाएगा बीटा 1 x1, बीटा 2 x2 प्लस डॉट 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 बीटा m xm एंड सो। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, तो जो स्पैन हो रहा है वो स्पैन होना चाहता है, वो अपने एक एक महारथियों को भेजेगा कि भाई मैं भेज रहा हूँ इसको, तुम देख लेना। एक्स अपनी पूरी ताकत लगा के उसको कंपनसेट, उसको बैलेंस, उसको नलीफाई करने की कोशिश करेगा। अब तो नहीं भूलोगे कभी, जो स्पैन हो रहा है वो अपने एक एक खिलाड़ियों को भेजेगा कि भाई मैं एक एक को भेज रहा हूँ, बाकी तुम संभालो, तुम करना चाहते हो स्पैन, लगा दो अपनी पूरी ताकत, मैं भेज रहा हूँ। वी वन को इसने भेजा, इसने पूरी ताकत लगा के बैलेंस कर लिया, V2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको आप आगे बढ़ा सकते थे, VN भी लिख सकते थे, इन सारे के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर। डन है भाई साहब, केस टू डिस्कस करें इसमें।
आइए केस 2 डिस्कस करते हैं। अब केस 2 आप लोग खुद से समझ के बताइए केस 2 का मतलब क्या है। केस 2, ठीक है। फिर एक और भी चीज़ आपको समझाता हूँ, और इस पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा इनके क्वेश्चंस लगाने में। V1, V2, V3, Vn, ठीक है। x आपका बनेगा, और मैंने बताया ना यहाँ पे सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और रैंक का कंसेप्ट अभी फिर आप देखोगे पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, इसी का उल्टा लिख लेते हैं, x इज स्पैन्ड, x इज स्पैन्ड स्पैन्ड बाय v और v स्पैन्स x। चलो इसका मतलब बताओ क्या होना चाहिए, इसका मतलब खुद से आप लोग बताइए यार सभी लोग फटाफट, क्या करना चाहिए हम सभी लोगों को इसमें। बोल रहे हैं x को स्पैन करना है, यानी x को उठाओ और ये जो आपका होना चाहिए ये v के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहां से उठाओ x को, ओके, ठीक है। यस, इस बार x वाले आपके क्या हो गए, बाहुबलियों की सेना हो गई और वो सारे सिपाही, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, आसानी से समझ में आ रहा है, आसानी से समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। लिख पा रहे हैं सभी लोग, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। केस 3 में ना थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर चेंज करते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा केस 3 में चेंज करते हैं, वही वेक्टर्स लेके चल रहा हूँ मैं। V1, V2, Vn एंड x का मतलब हो जाएगा x1, x2 से xm, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा बोल रहा है x बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ x, ऐसा वर्ड, सॉरी, लीनियर स्पैन ऑफ v। तो ऐसे ही आप लोग एक बार वाइल्ड गेस करो कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। एक वाइल्ड गेस आप लोग करिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, ठीक है। बोलो, सभी लोग बताओ यार, सोच समझ के थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो इमीडिएटली बता सकता हूँ। मान लो ऐसा लिखा गया x बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ v, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर इसका मतलब है x इज स्पैन्ड बाई v, ऐसा बोल रहे हो आप लोग। चलो देखो सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सिंपल चीज़ को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखो वो क्या बोल रहा है, लीनियर स्पैन से बिलोंग करना चाहिए, है ना, लीनियर स्पैन से बिलोंग करना चाहिए। लीनियर स्पैन से बिलोंग करना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि v के अगर मैं सारे वेक्टर्स मिला दूं तब कहीं जाके वो x की बराबरी कर पाए, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि x इज स्पैन्ड बाई v, समझे। छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो लिखा हुआ ना कि x जो है वो इसके लीनियर स्पैन से बिलोंग करना चाहिए, मतलब x इक्वल टू इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब x इज स्पैन्ड बाई v, सिंपल सी बात है। बोलिए जरा सभी लोग, है ना। लॉजिकली देखो साफ साफ वो खुद ही लिख रहा है ना, लीनियर स्पैन v का होना चाहिए और x उससे बिलोंग करना चाहिए, तो अगर इसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना दूं तो x के बराबर आना चाहिए, इसका मतलब ये कि x इज स्पैन्ड बाई v। यस और नो, ठीक है। चलो केस 4 और कर लो, फिर मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सिखाता हूँ। केस 4, ठीक है।
केस 4 देखो, इसमें बोल रहा है केस 4 में सेम वेक्टर्स ले लेते हैं, v1 v2 से लेके vn तक, x ले लीजिए, x1 x2 से लेके xm तक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, v बिलोंग टू लीनियर स्पैन ऑफ x। अब आप खुद ही बताओ यार, अब आपके दिमाग में ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पकड़ होनी चाहिए स्टेटमेंट की, इसका मतलब क्या है बोलो। तो आप बोलेंगे लीनियर स्पैन ऑफ x, यानी x को मिला दे पूरा, तो v के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब v इज स्पैन्ड बाय x, ठीक है। तो ये 4 केसेस में अगर आपको क्लैरिटी है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, x स्पैन्स v या v स्पैन्ड बाय x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। आप में से जितने भी लोग बोल रहे हो, बस ये कि कुछ लोग एक्टिव वॉइस में बोल रहे हो और कुछ लोग पैसिव वॉइस में बोलने की कोशिश कर रहे हो, बट बोल आप लोग सेम ही चीज़ रहे हो। तो ये 4 केसेस अगर सभी को क्लियर है तो एक बार बस मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो कि सर ये 4 केसेस क्लियर है। अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बताइए कि सवाल एग्जाम में कैसा दिखेगा और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या तरीका है उसको सॉल्व करने का। चलो, इतनी मेहनत के बाद अब आए हम लोग सवाल की तरफ कि एग्जाम में सवाल कैसा दिखेगा। एग्जाम में देखिए बिल्कुल ऐसा ही सवाल दिखेगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसने एक वेक्टर स्पेस दिया है v, v1 v2 उसने मेंशन किया है, v1 और v2 का उसने डेटा भी हमको मेंशन कर रखा है यहाँ पे। ये देखो v1 v2 का डेटा भी मेंशन कर रखा है, v1 क्या है v2 क्या है सब दिया भाई साहब यहाँ पे आपको, ठीक है। ये दिया है, पूछ रहा है डज वेक्टर v स्पैन्स वेक्टर x या फिर नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक एक चीज मैं करवाता हूँ, आप लोग कॉपी पेन उठा के साइड में रख दो और सारी चीजें समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ी देर बाद आपको लिखने का मैं मौका दूंगा, ठीक है। इसको मैं 2 मेथड से आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेथड 1 की। सिर्फ आपको बोर्ड पे देखना है, ठीक है। कहीं भी नजर इधर उधर अगर भटकी तो ये कंसेप्ट पूरा का पूरा भाई साफ हो जाएगा, ठीक है। और हर साल क्वेश्चन आ रहा है इस वाले कंसेप्ट पे, फ्री के नंबर मिलते हैं। पहली चीज़ तो कोई पढ़ के नहीं जाता, और जो पढ़ के जाता है उससे हो जाता है। आसान क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स। पहली चीज़ मैं ये जज करूंगा ये कहना क्या चाहता है। ये बोल रहा है कि वेक्टर v स्पैन्स वेक्टर x, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये वेक्टर एक्स स्पैन हो रहा है और v के वेक्टर से हमको इसको स्पैन करना है। तो मैंने एक बार थोड़ा सा x को अपने फोकस किया कि यार ये x वेक्टर मेरा है क्या। मैंने अपने x वाले वेक्टर को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, तो मैंने पाया कि जो मेरा x वाला वेक्टर है उसमें तो दुनिया के सारे पॉसिबल 2D वेक्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसमें तो 1,1 भी है, 0,1 भी है, 1,-1 भी है। दुनिया के जितने भी ये 2D वेक्टर्स हो सकते थे ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट हैं। तो अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि अगर मैं 1,1 बाहर निकाल दूँ तो क्या मैं 1,1 को v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकता हूँ या नहीं, बोलिए हाँ या ना। चलो मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि हमारा डेटा वैसा दिया है, तो थोड़ा सा और अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से मैपिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसा मैं लिख देता हूँ। और जो क्वेश्चन, और नोट मत करना है यार साथ में, मैं मना कर रहा हूँ ना, नोट नहीं करना है, सिर्फ सुनने पे गौर करना है। नोट करने का मैं आपको मौका दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो बताओ, देखिए इसका मतलब हमारे दिमाग में यही तो चल रहा है कि अगर मैं यहाँ से 1,1 उठाता हूँ तो वो 1,1 v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होना चाहिए। अगर मैं 1,0 उठाता हूँ तो वो v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होना चाहिए। अगर मैं 1-1 उठाता हूँ, ये 1-1, तो वो v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं कोई भी जनरल एक्स वाई उठाता हूँ, कोई भी जनरल एक्स वाई, वहाँ पर एक्स को भी पूरी छूट है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, वाई को भी पूरी छूट है कि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो मुझे बताइए क्या दुनिया का कोई भी एक्स वाई इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि यस, जो आपका वेक्टर x है इट इज बीइंग स्पैन्ड बाय v, या आप ऐसा बोल सकते थे कि वेक्टर स्पेस v इज स्पैनिंग वेक्टर स्पेस x। कुछ कुछ बात समझ में आई।
अगर ऐसा होता है तो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में खुद पूछ रहा है कि डज वेक्टर वी स्पैन्स वेक्टर एक्स और नॉट। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये स्पैनिंग तभी हो सकती है, तभी पॉसिबल है, जब एक्स कॉमा वाई नाम का वेक्टर, जिसमें एक्स और वाई को पूरी छूट है कोई भी रियल वैल्यू लेने की, उसको हम जनरेट कर पाए बाय यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन एंड वी टू। पहले तो इस बात पे सभी लोग हामी भरिए, इसको नोट करिए, डन करिए, फिर मैं अप्रोच आपको समझाता हूँ। लॉजिकली तो ये होना चाहिए, है ना, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल क्लियर है अपनी। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको, डन करिए, फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका होना चाहिए, पुरानी यादें फिर यहाँ पे आ जाएंगी आपकी। ओके, नोट करो और डन लिखो चैट बॉक्स में, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका बाद क्या करोगे। सभी लोग डन करो भाई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मतलब, और घूम फिर के ये अभी देखना रैंक वैंक से रिलेट हो जाएगा, समझे? अभी देखो इसको रैंक से रिलेट कर देता हूँ, आपकी सारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? परफेक्ट, चलो। हाँ, घूम फिर के वापस रैंक पे ही हम लोग इसको रिलेट कर देते हैं। चलिए अब देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले आप अपना वी वाला वेक्टर उठा लीजिए, वो तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। और हमें यहाँ पर एक एक्स वेक्टर पता है, आर स्क्वायर, आपको पता है एक्स वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक्स वाई, एक्स भी आर को बिलोंग करेगा, वाई भी आर को बिलोंग करेगा। चलिए मैं क्या आपको सजेस्ट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ से ना एक वेक्टर बना लो ए, इस वेक्टर में आप v1 डॉट v2 डॉट एक्स डाल दो। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो लिखा गया ऊपर, इसमें आपने एक वेक्टर डाला v1 का, v1 का जरा वेक्टर बताओ क्या था, 1 1। फिर इसमें आप v2 का वेक्टर डालिए 1 -2, है ना, और ये जो आपको दिख रहा है एक्स वाई, ये हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बना दी। सही बात है, समझ गए यहाँ तक? तो हमें ये वेक्टर दिया था और ये हमारा x था, वो बोल रहा था कि क्या ये v इस x को स्पैन कर सकता है नहीं कर सकता है। तो हमने क्या बोला, अच्छा ठीक है, v में जितने वेक्टर्स हैं उसको डाल दो, x जिसको स्पैन करना होगा वो जाहिर सी बात है एक जनरल वेक्टर होगा, तो जनरल वेक्टर को हमने एक्स वाई के टर्म्स में यहाँ पर डाल दिया। अब x कोई भी वैल्यू लेने के लिए फ्री है, y कोई भी वैल्यू लेने के लिए फ्री है। अगले स्टेप में क्या करिए, आप इसको रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है, कन्वर्ट करो सभी लोग इसको रो एचलॉन फॉर्म में। जब आप इसको रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी, ज़रा बताइए वो मैट्रिक्स क्या है। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 1 एक्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0 -3 वाई माइनस एक्स। इज इट ओके फॉर एवरीवन? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये एक वैलिड रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वैलिड रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि यहाँ पर ए की रैंक क्या होनी चाहिए। ज़रा सभी लोग कैलकुलेट करके बताएंगे व्हाट शुड बी द रैंक ऑफ ए। तो आप बोलोगे सर देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कैलकुलेट करते हो तो रैंक आपको मिल जाएगी 2। बट मुझे ना यहाँ पे रैंक कैलकुलेट नहीं करना भाई, मुझे रैंक कैलकुलेट नहीं करना, मुझे रैंक कैलकुलेट करना है फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। समझे मेरी बात को? तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ उसकी रैंक क्या आ जाएगी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि x और y की मैं दुनिया की कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाल दूँ उसके बाद रैंक क्या आएगी। जरा डिफरेंस समझिएगा दोनों में।
रैंक में नहीं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ एक्स और वाई की सारी पॉसिबल वैल्यू इमेजिन कर लो। तो आप बोलोगे सर सारी पॉसिबल वैल्यू इमेजिन करने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि एक बार इस टर्म को मैं जीरो कंसिडर कर लूँ और एक बार नॉन जीरो कंसिडर कर लूँ, एक बार इस टर्म को जीरो कंसिडर कर लूँ और नॉन जीरो कंसिडर कर लूँ। तो अगर मैं इसको जीरो या नॉन जीरो कंसिडर कर भी लेता हूँ तो उससे इसके नॉन जीरो होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये रो नॉन जीरो रहेगी। और इसको अगर मैं वाई माइनस एक्स को जीरो या वाई माइनस एक्स को नॉन जीरो कंसिडर कर भी लेता हूँ तो भी सेकेंड वाली रो नॉन जीरो रहेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पक्की गारंटी से कि इसकी रैंक हमेशा 2 आएगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसका ऑर्डर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, मैं ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे लिखने पे आपको स्ट्रेस डालना चाहता हूँ कि आप ऐसे लिखें फॉर ऑल एक्स वाई एक्स बिलोंग्स टू आर वाई बिलोंग्स टू आर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, है ना। तो हमेशा आपको जब भी लीनियर स्पैन पे सवाल उठाया जाए तो आप सबसे पहले क्या करें, जो वेक्टर स्पेस आपको दे रखा है जिसकी मदद से आपको स्पैनिंग करनी है उनको डाल दो एक वेक्टर में, जो स्पैन होना चाहता है उसका जनरलाइज्ड वर्जन यहाँ पे प्लेस करो, रो एचलॉन में कन्वर्ट करो, रैंक निकालो। रैंक जो आपकी आ रही है आपको इमेजिन करना है कि सारी एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए इसकी रैंक क्या आ जाएगी, और वो रैंक कांस्टेंट आनी चाहिए, पक्की बात है। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि सर एक्स इक्वल टू वाई के लिए तो रैंक 1 आ रही है और एक्स नॉट इक्वल टू वाई के लिए रैंक 2 आ रही है, फिर तो वो गलत हो जाएगा। किसी भी एक्स वाई के लिए रैंक आपकी हमेशा कांस्टेंट आनी चाहिए। चलेगा? बताओ सभी लोग। अब बताओ अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 2 आ गई है तो वो क्या साबित कर रहा है? अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 2 आ गई है तो सिंपल सी चीज मुझे बताइए, यही तो साबित कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स कंसीडर कर रहा हूँ तो रैंक 2 आने का मतलब इन 3 कॉलम्स में से 2 कॉलम्स ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और एक कॉलम ऐसा है जो लीनियरली डिपेंडेंट है। बोलो हाँ या ना। भाई रैंक का मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। बोलेंगे सभी लोग? एब्सोल्युटली। अब आप मुझे खुद बताइए, खुद बताइए, आप खुद बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो इसकी रैंक 2 है, मतलब इसमें एक लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम है, बाकी दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है। तो मैं तो अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई ये तुम्हारा हो गया लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्स वाई विल ऑलवेज बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉलम एंड दिस कॉलम? बताओ। ये वाला जो है x3 या x जो आप लिख रहे हो, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, तो ऐसा तो आप बोल सकते हो ना, x विल ऑलवेज बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। बोलो हाँ या ना। अब बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो आपका ये v है, v ये x को स्पैन कर रहा है? बोल सकते हो ना। आप तो खुद ही बोल रहे हो ना कि एक्स वाई की कोई भी वैल्यू आप उठा लो दुनिया में, कुछ भी, वो इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगी, बिकॉज रैंक इज 2 इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, रैंक 2 ही मिलने वाली है। तो मैं कोई भी वैल्यू डाल दूं, ये पक्की बात है कि कोई ना कोई स्केलिंग फैक्टर लगा के मैं इस एक्स को जनरेट कर ही सकता हूँ। अब वो कैसे होगा वो बात की बात है, बट जनरेट जरूर होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, समझ में आया लॉजिकली? तो क्या ऐसे बोलने में किसी को कोई बुराई है कि अगर ये चीज़ आपने स्टैब्लिश कर ली, अगर ये चीज़ आपने स्टैब्लिश कर ली तो आई थिंक ये बोलने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए कि जो आपका v है वो स्पैन करता है x को, या फिर x इज स्पैन्ड बाय v। मेथड 1 कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? छोटी छोटी बातों पे मैंने चर्चा की है, सारी बातों में क्लैरिटी होना चाहिए, है ना। जो स्पैन कर रहा है, जो पूरा का पूरा सेट दिया हुआ है, उसको भी मैट्रिक्स में पटक दो, जिसको करना है उसको भी मैट्रिक्स में डाल दो, रैंक कैलकुलेट कर लो। रैंक बता ही देगा आपको कि भाई उसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम्स हैं। एक भी कॉलम अगर लीनियरली डिपेंडेंट आ गया तो वो एक्स वाई भी तो हो सकता है, होगा ही एक्स वाई। तो आपने एक्स वाई को बोला कि भाई ये डिपेंडेंट है, इन दोनों पे डिपेंड करेगा, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम एक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, मेथड 2 की तरफ बढ़ सकते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है, अच्छी तरीके से आपको हिट करना चाहिए। और रैंक की जो आपने रैंक कैलकुलेट करने की जो एबिलिटी आपने डेवलप की ना, उस पर आपको थोड़ा और नाज होना चाहिए कि भाई रैंक ये भी करवा देता है, देखो कितना अच्छा है ना। चलो अब एक आपको दूसरा मेथड बताते हैं जो कि काफ़ी हद तक इसी मेथड से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा फील फैक्टर ज़्यादा आएगा मेथड 2 वाले में, ठीक है, थोड़ा सा फील फैक्टर इसमें बेटर हो जाएगा एज कम्पेयर टू मेथड 1। चलिए, यहाँ पर उसने दे रखा था v1 v2, ठीक है, और ये था आपका r स्क्वायर
इसको मैं x कॉमा वाई लिख देता हूँ। x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, ऐसा करके मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये हमसे बोल रहा है कि x स्पैन्स v, ऐसा बोल रहा है ना, नहीं v स्पैन्स x, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। अगर v स्पैन्स x है, इसका मतलब यही तो हुआ अल्फा वन वी वन, या मैं अल्फा वन की जगह पे c1 यूज कर लेता हूँ, ठीक है। c1 v1 प्लस c2 v2 इज इक्वल टू x। बोलिए, बताओ जरा भाई साहब सभी लोग, c1 v1 प्लस c2 v2 इक्वल टू x। अगर v x को स्पैन कर रहा है तो जाहिर सी बात है यही तो रिलेशन होना चाहिए, x अकेला और v के सारे कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पर लिख दिए। चलिए अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ v1 की। v1 की वैल्यू आप लोग मुझे बताइए, 1,1 थी, एब्सोल्युटली। v2 की वैल्यू जरा यहाँ से कैलकुलेट करके बताइए, v2 आपका था 1 - 2, परफेक्ट। x का मतलब हो गया कोई भी जनरल एक्स वाई, कोई भी जनरल एक्स वाई यहाँ पर आ सकता है, परफेक्ट। यहाँ से ज़रा एक बार इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए कि आपको यहाँ से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही, c1 + c2 बराबर x एंड c1 - t2c2 बराबर y। क्या आप सभी लोगों को यहाँ से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनती हुई नजर आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर, नजर तो आ रही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनती हुई, करेक्ट है? ओके एवरीवन, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे c1 और c2 को मैं वेरिएबल मान रहा हूँ और x y तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे ले सकता है। तो एक सिंपल सी चीज आप जरा सोच समझ के मुझे बताइएगा, अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप ध्यान से सुनना यार, है ना, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन c1 c2 को मैं वेरिएबल मान रहा हूँ, अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो इसका मतलब अगर मैं सपोज x की जगह 1 पुट कर दूं और y की जगह पे 2 पुट कर दूं, है ना, कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आता है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 पुट कर दूं तो c1 और c2 का एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा जिसको जोड़ने पे 1 मिलेगा और c1 - 2c2 करने पे 2 मिल जाएगा। ये पक्की बात होगी, ये मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो कल को अगर मैं यहाँ पर 100 ले लेता हूँ और यहाँ पर 20 ले लेता हूँ, तो इसके 100 और इसके 20 होने की वजह से c1 और c2 की जरूर एक ऐसी यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिनको जोड़ने पे 100 मिल रहा होगा और c1 - 2c2 करने पे 20 मिल रहा होगा। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? आप बोलोगे हाँ नेचुरल सी बात है, नेचुरल सी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर उनके वेरिएबल्स की एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाए, है ना। ठीक है, सबको समझ में आ रही बात? अब एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर बोलूँ, सारी चीजें प्रूव करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, है ना। मान लीजिए आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया, है ना, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। ये आपका c1 c2 वेरिएबल x y को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो क्योंकि इनकी वैल्यू पुट करोगे। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 रखा है ना, तो c1 c2 के ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे जिनको जोड़ने पे 1 आ रहा होगा और c1 - t करने पे 2 आ जा रहा होगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, है ना। बट मुझे बताइए, क्या इन दोनों ही केसेस में हम तो ये बोलेंगे ही ना कि हमारा जो एक्स वाई है उसको स्पैन कर पा रहे हैं हम लोग v1 v2 की मदद से? इसका चाहे यूनिक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? हमें तो बस ये चीज मेक श्योर करना है कि अगर यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 है तो c1 और c2 की कम से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर एग्जिस्ट करे जिनको जोड़ने पे मुझे 1 मिले और c1 - 2c2 करने पे 2 मिले। और अगर ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं कि c1 c2 को आप काफी सारी वैल्यूज हैं जिनको जोड़ने पे 1 मिल रहा है ना, जैसे 2 - 1 से भी 1 मिल जाएगा, 0 + 1 से भी 1 मिल जाएगा, तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो अगर मैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ और मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले या यूनिक सॉल्यूशन मिले, भाई मेरे लिए दोनों वैलिड है। दोनों ही केसेस में बोलूंगा कि जो मेरा वेक्टर स्पेस x है उसको हम v से स्पैन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझे मेरी बात को? सोचिए इस बात को। अभी एक क्वेश्चन भी करते हैं, सब प्रूफ करके भी दिखाते हैं, बट लॉजिकली भी ये बात हमको समझ में आनी चाहिए जहां तक मुझे समझ में आ रहा है।
बिल्कुल लॉजिकल बात है भाई। यूनिक सॉल्यूशन आता है तो बस आप यही बोल रहे हो कि उस केस में C1 और C2 की एकमात्र वैल्यू होगी जो इस x को और इस y को बैलेंस कर पाएगी। इनफाइनाइट आता तो आप बोल रहे हो ऐसी हजारों वैल्यूज होंगी C1 और C2 को जो LHS RHS को बैलेंस कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कम से कम एक वैल्यू चाहिए जो LHS RHS को बैलेंस आउट कर दे। ठीक है ना। चलिए आइए जरा एक बार यहाँ पर देखते हैं। जरा यहाँ पर एक बार आप लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताओ बनाओ और यहाँ से सिस्टम ऑफ जो भी इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस टाइप है इसका जरा आप लोग सॉल्यूशन बताने की कोशिश करो। x1 -2y, तो आप बोलोगे सर ये तो लगभग लगभग वैसे ही बन गया जैसे आपने पिछले केस में बताया था, इसको रो एचलॉन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 x सब्ट्रैक्ट किया आपने 0 -3 y -x। ठीक है। मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ ये रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ये क्या होगा बताओ जरा। ये आपका ए वाला मैट्रिक्स दिख गया, तो व्हाट इज रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी, ये पूछने की बजाय मैं ऐसा कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्या ये पक्की बात है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक्स वाई की मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ भाई, है ना, कोई भी का मतलब आप ऐसे सोचो, इसको जीरो कर दें इसको नॉन जीरो कर दें तो भी ए बी की रैंक 2 रहेगी, तो भी ए की रैंक 2 रहेगी। तो अगर एक्स वाई की किसी भी वैल्यू के लिए इनकी रैंक 2 है तो कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि सर ये तो फिर यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया, ये तो फिर यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया ना, यूनिक सॉल्यूशन का केस। यानी आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं एक्स वाई की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स कर दूं अकॉर्डिंगली C1 C2 की एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, हमें तो यही चाहिए, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर x हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच मीन्स आप ऐसा बोल सकते थे कि आपका जो वेक्टर v है वो आपके x को स्पैन कर रहा है। मेथड 1 मेथड 2 सबको समझ में आया अच्छी तरीके से। इसमें पूरी चीज़ों में अगर आप मुझसे पूछोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन सा है जो हम कभी ना भूलें, वो ये सिर्फ रैंक निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में रैंक ए रैंक ए भी करना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि क्या ये चीज़ आप हर एक एक्स वाई की वैल्यू के लिए स्टैब्लिश कर पा रहे हो या नहीं। दिस इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज टू डिस्कशंस। ठीक है ना। चलो अब इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करो, मैं एक बार समराइज करता हूँ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में थोड़ा और एग्रेसिवली हम लोग जाएंगे, मेथड 1 मेथड 2 को थोड़ा क्विकली करने की कोशिश करेंगे, बट फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स मुझे लगता है हमारी फिलॉसफी हमारा माइंडसेट बिल्कुल रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन में हमारी बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, है ना। इसके भी बाकी मॉडल्स कर लेते हैं, कुछ क्या क्या मॉडल्स बन सकते हैं इसमें। आई बात समझ में सबको अच्छी तरीके से। मेथड 3 भी बता रहे हैं, मेथड 1 मेथड 2 से पेट नहीं भरा क्या कि किसी को वादा करके आए हो कि बस आज का मौका दे दे, एक सवाल का 3 मेथड बता दूंगा फिर चले जाइए जिसके पास जाना होगा। ऐसा वादा किया तो अभी बता देता हूँ भाई, और अगर ऐसा वादा नहीं है किसी से तो रुक जाओ थोड़ा। नहीं है वादा, फिर ठीक है, फिर थोड़ा वेट कर लो, तीसरा मेथड भी बता रहा हूँ। चलो हाँ एक बार समराइज करते हैं कि हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होनी चाहिए। वादा करके आओ किसी से भाई, अगर वादा कर दिया ना तो वो टूटेगा ही, समझ रहे हो। अगर किसी रिश्ते में बात वादे तक पहुंच गई है ना तो वो टूटना ही है, तो बेहतर है कि बताओ ही मत उसको, मेथड 1 मेथड 2 ही मत बताओ, समझे, वो भी मत बताओ। बोलो कि जिसके पास जा रहे हो उससे सीख लो जाके, टूटना ही है भाई, टूटना ही है। चलिए देखिए कोई भी रिश्ता कोई भी रिलेशन जो होना चाहिए ना वो होना चाहिए आपका क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया मैं उसको, मैं सरल भाषा में अगर आपको बताऊं तो एक्सपेक्टेशन लेस होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन लेस। सारी की सारी दुखों की जड़ है दुनिया में एक्सपेक्टेशन।
अनकंडीशनल, बहुत ही बढ़िया डी के स्टैन, ये मेरा भाई है, इसने बिल्कुल सही बताया, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं हो सकता। अगर किसी रिश्ते में कोई शर्त है ना, तो भाई फिर वो रिश्ता बेकार है। आपके माता जी का आपसे जो रिश्ता है वो अनकंडीशनल है भाई, समझे? तुम लायक हो, तुम नालायक हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम किसी डीएम की कुर्सी पे बैठे हो या किसी जेल में बंद हो, माता जी का जो प्यार रहेगा वो भाई अनकंडीशनल रहेगा, समझे? उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि भाई तुम डीएम बन जाओगे तभी मैं प्यार करूंगी, और तुम अगर जेल चले गए तो प्यार बंद हो, तब भी वो प्यार अनकंडीशनल रहेगा। तो एक जो अच्छा रिश्ता होना चाहिए उसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए, उसमें ये नहीं होनी चाहिए कि इस सवाल के अगर तूने 3 मेथड बताए तो मेरी तरफ से हाँ है, और 2 मेथड बताए तो ना है, तो भाई वो तो अनकंडीशनल की जगह कहाँ कंडीशनल हो गया, मतलब वो रिश्ता टूटेगा ही देर सवेर, तो छोड़ दो इससे अच्छा अभी से। ठीक है, तो मैं एक बार समराइज करता हूँ आप लोगों को, ठीक है? समराइज में करता हूँ। सबसे पहली चीज, आपको एग्जाम में एक वेक्टर दिया रहेगा जिसको कि जिसकी मदद से कि स्पैन करना है, और एक वेक्टर दिया रहेगा जिसको स्पैन करना है, ठीक है? तो जिसको स्पैन करना है जनरली वो आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में दिया रहेगा, एक्स वाई जेड ऐसा करके कुछ दिया रहेगा। ओके, तो आपके लिए सिंपल सा एक तरीका क्या है कि सब कुछ उठा के एक मैट्रिक्स में डाल दो, सब उठा के जितने वेक्टर्स दिख रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा, सब कुछ उठा के मैं एक मैट्रिक्स में डाल दूंगा। ठीक है, डाल दिया मैंने मैट्रिक्स में, और उस मैट्रिक्स से मैं रैंक निकाल दूंगा। रैंक से मुझे अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि कितने डिपेंडेंट कॉलम्स हैं, कितने इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। एक भी डिपेंडेंट कॉलम मिल गया तो मैं बोल दूंगा कि हाँ, मेरा फला वेक्टर फले वेक्टर को स्पैन कर रहा है। समझ गए? फिर तो स्पैनिंग हो जाएगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सेकंड मेथड, अगर कोई इसको थोड़ा विजुअलाइज करना चाहता है, किसी ने विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो आप फिर भाई C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू एक्स कर लीजिए, वहां से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना लीजिए, उनको सॉल्व करिए और फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि क्या उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक या इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, दोनों में से कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा, हम बोल देंगे स्पैनिंग हो रही है। बट शर्त ये है, चाहे आप मेथड 1 में रैंक कैलकुलेट करो, चाहे मेथड 2 में आप सॉल्यूशंस की बात करो, दोनों ही केसेस में आपको ये चीज स्टैब्लिश करनी पड़ेगी फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई विच इज बिलोंगिंग टू आर। समझे ना? ठीक है, तो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। आइए जरा अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल भी मैं ही आपको करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? ओके, हाँ, ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। रेडी सभी लोग क्वेश्चन करने के लिए? दोनों मेथड इजी हैं, दोनों मेथड इजी हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। यहाँ पर एक v दिया है, x दिया है, पूछ रहा है कि ये जो x है, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या हम v जनरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आइए ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले v की बात कर लेते हैं। v इसने हमको दे रखा था x प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना? विच मीन्स आप इसको ऐसा लिख सकते थे, x कॉमा वाई, x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, है ना? कोई मुझसे बोलता है कि सर इसको ऐसा ही लिख दो ना, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो एक ही वेरिएबल में सब कुछ रह जाएगा। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात यार, और मैंने इसको x बिलोंग्स टू r कर दिया। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चेक करो। आप एक्स वाई भी छोड़ सकते थे खुला, वो आपकी मर्जी है, मगर सपोज मैंने इसको ऐसा रख दिया x माइनस एक्स, तो हमें ये पता चल गया ये हमारा जनरलाइज्ड वेक्टर है जिसको कि स्पैन करना है ना, जिसको कि स्पैन करना है, जिसमें हम चाहते हैं कि कल को अगर यहाँ पर 1 - 1 आए तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट कर दें, यहाँ पे 2 - 2 आए तो लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट कर दें, 0.9 माइनस 0.9 है तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से इसको हम लोग जनरेट कर पाए, है ना? ठीक है, आइए ज़रा मेथड 1 की सबसे पहले यहाँ पर बात हम लोग करते हैं। मेथड 1 ज़्यादा टेंशन लेता नहीं है, वो बोलता है सबको उठाओ और उठा के एक मैट्रिक्स में डाल दो। तो हमने क्या करा, उठाया और सबको मैट्रिक्स में डाल दिया, यहाँ से एक ही एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है? फॉर्मेट आपको मैंने बता ही दिया था कि जो आपके कांस्टेंट वाले वेक्टर्स को यहाँ, वेरिएबल को यहाँ पर डाल दिया करो, ठीक है? तो ये आपको दिखेगा 1 -1 2 -2, 1 -1 2 -2, x आप चाहें तो y लिखें या -x लिखें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है? आप चाहते तो इसको x -x भी लिख सकते थे या xy भी लिख सकते थे, ये टोटली आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगला स्टेप, इसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करना। जब आप इसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से a आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा, देखिए आपको बस इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो 0 0 0 मिला। a की रैंक मुझे कोई बता सकता है क्या है a की रैंक? बोलिए भाई साहब।
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। एक्स की मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, जो मेरा मन हो, जो मेरा मन हो, मैं कोई भी वैल्यू अगर एक्स की ले लूँ, तो क्या मुझे इसकी रैंक 1 मिल जाएगी? आप बोलोगे हाँ सर 1 मिल। रैंक 1 मिलने का मतलब क्या है? रैंक 1 मिलने का मतलब ये है कि ये जो 3 वेक्टर्स आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इनमें से सिर्फ एक वेक्टर आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। अगर रैंक 1 आ गई, इसका मतलब x1 x2 और v में सिर्फ एक ही ऐसा वेक्टर है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी दो ऐसे हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट है। हमें तो एक ही लीनियरली डिपेंडेंट चाहिए था। आप ऐसा बोल रहे हो कि v जो है वो x1 और x2 पे लीनियरली डिपेंड कर जाएगा, तो अगर v x1 x2 पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो v है उसको आप x1 और x2 की मदद से स्पैन कर सकते हो। तो आप आगे सिंपली स्टेटमेंट दे सकते हो इसके आगे कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कि जो तुम्हारा x था ये हमारे v को स्पैन कर रहा है, या फिर v इज स्पैन्ड बाय x। मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? समझ रहे हो? 2 लाइन का क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट को परसीव करने वाली बात है। ये सारे स्टेटमेंट्स देख के, ये सब देख के लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है, बस वेक्टर उठाना है, यहाँ डालना है, अगली लाइन में आंसर आपके सामने रखा हुआ है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए गेट वाला स्पैन्ड बाय एक्स यही क्वेश्चन देता उठा के, उसको पता है आधे से ज़्यादा लोग तो पढ़ के नहीं जाएंगे, जो पढ़ के भी आएंगे वो कुछ रट के आए होंगे, तो कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं, तो सवाल लगा नहीं पाए। वो बहुत सारे लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आता उनको, जबकि कुछ भी नहीं यार इसमें। ठीक है, आइए मेथड 2 से भी करवा देते हैं। मेथड 1 अगर आप सभी लोगों को क्लियर है, तो एक्स वाई रहता तो आप जोड़ देते एक्स वाई को, एक्स वाई अगर रहता तो यहाँ पर आप वाई कर देते। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी मेंशन कर रखी है? 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर देते। सेम ही चीज़ है, ये x ये y, तो आप इन दोनों को रो एचलॉन बनाने के लिए इसको 0 करोगे, इसको जोड़ोगे 0, इसको जोड़ोगे 0, इसको जोड़ोगे x प्लस वाई मतलब 0। समझे? x प्लस वाई दे रखा है क्वेश्चन में, कंडीशन खुद ही, तभी तो आप यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रख रहे हो, क्योंकि इसने बोला है कि भाई सारे रियल वैल्यूज नहीं, सारे 2 डायमेंशनल रियल वेक्टर्स नहीं लेने, वही लेने जहाँ पर x और y जोड़ने पे 0 आ रहा हो। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, ऑप्शन ऐसा ही दिया रहेगा जो ये लिखा हुआ ना, एक्स इज स्पैन्ड बाई वी, वी स्पैन्स एक्स, एक्स स्पैन्स वी, ऐसा करके एक्टिव पैसिव वॉइस में 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे। चलो मेथड 2 पे आ जाओ। मेथड 2, मेथड 2 में हमसे पूछ रहा है कि क्या जो आपका एक्स है वो वी को स्पैन करता है या नहीं करता है। तो मान लेते हैं करता है, एक्स स्पैन्स वी। ठीक है, ये क्वेश्चन में उसने मेंशन कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा 1 एक्स अपनी पूरी ताकत लगा देगा, अल्फा 2 x2 बराबर v। यहाँ से अगर आप देखें तो ये अल्फा 1 1 माइनस 1 था, और ये अल्फा 2 आपका 2 माइनस 2 था, आई थिंक ऐसा ही था क्या, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, ठीक है। और ये जो v वाला वेक्टर आपका था ये एक्स वाई था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 दे रखा था, तो आप इसको थोड़ा सा और सजा सकते थे, अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 इक्वल टू एक्स कर लेते, एंड माइनस अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा 2 इक्वल टू वाई कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करके आपने इसको लिखा। अब आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया, नॉन होमोजीनियस ऑब्वियसली, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स चलो बना लेते हैं। जब आप यहाँ से ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे तो देखो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 1 2, ये मिल जाएगा आपको -1 -2, ये मिल जाएगा एक्स वाई। ये वाला स्टेप ना आपको काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा होगा आपने मेथड 1 में कर लिया, ऑब्वियसली आपने किया भी है। आप इसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करेंगे, रो एचलॉन में कन्वर्ट करने के बाद आप पाएंगे कि ये 1 2 और ये आपका x हो गया, ये 0 0 और ये x प्लस वाई हो गया। x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे 0 हो गया, 0। ठीक है, ये था आपका ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का हालचाल। अब जरा ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में मुझे ए और ए बी की रैंक के बारे में बताइए आप सभी लोग, ए की रैंक और ए बी की रैंक आपको कितनी दिख रही है, बोलो। ए की रैंक कितनी दिखी यहाँ से, 1। ए बी की रैंक कितनी दिखी यहाँ पे, 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू दुनिया की चूज कर लूँ, ठीक है, कोई भी वैल्यू मैं चूज कर लूँ उसके हिसाब से, तो मुझे ए की रैंक कितनी दिखनी चाहिए, ए बी की रैंक के बराबर दिख रही है, विच इज इक्वल टू 1।
विच इज लेस देन 2, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं पे, बोलो भाई साहब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी ये बोल रहा है कि अगर आपने कल को x और y की वैल्यू फिक्स करी, यहाँ पर अगर आपने x और y की वैल्यू फिक्स करी, तो ऐसे इनफाइनाइट अल्फा 1 और अल्फा 2 होंगे जिनकी मदद से आप ये एक्स वाई जनरेट कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखा देता हूँ तो थोड़ा आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मुझे बताइए इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो ठीक है ना, अपने फेवर में बात है ना भाई। आप यही तो बोल रहे हो कि अल्फा और अल्फा 2 की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनको अगर मैं रख दूं यहाँ पर तो एक्स वाई के किसी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई कर देगी। एक्स को मैं 1 मान लूँ, इसको -1 मान लूँ, तो अल्फा और अल्फा 2 की बहुत सारी वैल्यूज हैं जो इधर 1 - 1 ला सकते हैं। हमें तो एक ही चाहिए था, हम तो बस ये चाहते हैं यहाँ पे 1 - 1 हो, तो ये वाला मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अपने लीनियर कॉम्बिनेशन से 1 - 1 को जनरेट कर दे, बस इतनी सी हमारी रिक्वायरमेंट है। अब वो एक सिंगल वैल्यू हो या बहुत सारी वैल्यूज हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या यहाँ से ऐसा बोला जा सकता था, दिस मीन्स जो आपका एक्स है वो v को स्पैन कर रहा है, ठीक है ना, सही बात। ठीक है, आइए एक नोट करके भी आपको दिखा देते हैं, एक नोट भी दिखा देते हैं कि क्या ये बात सच में साबित हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। चलो देखो, जैसे मान लो ये हमारा था अल्फा 1, 1 - 1, और ये था अल्फा 2, 2 - 2। अब इधर एक्स वाई की हम कोई भी वैल्यू ले सकते थे। सपोज इधर हमने एक्स की वैल्यू ले ली है 3 - 3, ऐसा ले लिया, ठीक है। तो ज़रा आप लोग एक बार चेक करके मुझे बताइए, अगर मैं अल्फ़ा 1 को 1 ले लूँ और अल्फ़ा 2 को 1 ले लूँ तो देखो क्या एल एच एस और आर एच एस सेटिस्फाई हो जाएगा। सपोज अगर मैं अल्फ़ा 1 को 2 ले लूँ और अल्फ़ा 2 को 1 ले लूँ तो भी देखो क्या एल एच एस आर एच एस सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे पता नहीं कितने कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेंगे, हमें तो बस ये चाहिए 3 - 3 को 1 - 1, 2 - 2 की मदद से लीनियरली कंबाइन कर पाए। अब वो एक बार कर पाओ, 1000 बार कर पाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चेक करके देखो, ऐसे बहुत बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, बहुत सारे। आ रही बात समझ में। अगला क्वेश्चन करोगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। भाई जिसको स्पैन इतना पढ़ाने के बाद भी समझ में आ रहा है उसको कभी समझ में नहीं आ सकता है, तो ये टॉपिक छोड़ दो, गेट के एग्जाम में आएगा तो हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना। अगर मैं समझा रहा हूँ उसके बाद स्पैन नहीं समझ में आ रहा है तो भाई दुनिया में किसी के समझाने पे तुम्हें स्पैन समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। तो कैसे समझ सकते हो, वापस से मेरी वीडियो दोबारा देखो, ठीक है। अच्छा पूरा स्पैन अब चले तुमको दोबारा समझा दे। बाकी लोग जो 2 दिन से लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको अब मैं बोलूँ कि भाई तुम चले जाओ, अनुराग गुप्ता जी एक आ गए हैं, ठीक है, एमएलए एमपी वीवीआईपी, अब इनके लिए पूरा का पूरा स्पैन अलग से पढ़ाया जाएगा। अजीब प्राणी हो यार तुम लोग, मुझे तो ये नहीं समझ में आता यार। अगर अगर मान लो तुम लोग एक बार 11वीं 12वीं में रह के भी ना ये हरकतें करते तो मैं एक्सेप्ट कर लेता कि चलो यार बच्चे हो, कोई बात नहीं, जाने दो। पीजी एग्जाम की तैयारी करो भाई, बीटेक करने वाले हो, एक आधा 2 साल बाद रिश्ते घर वाले ढूंढ ही रहे होंगे कि भाई ये अनुराग गुप्ता जी कौन है, इनके जरा सगाई करवा दिया जाए, इनका रोका करवा दिया जाए, ठीक है। 2 4 5 साल बाद एक बच्चा हो जाएगा, बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे पापा हैं कि मैं इनका पापा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि ज़्यादा बचपना किसके अंदर है। तो यार ऐसी हरकतें करो कि लगे कि थोड़ा मेच्योर इंसान बन गए हो, आ गए हो बीटेक में, अब पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक आधा 2 साल बाद जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाओगे, बच्चा आपको देखे तो बोले हाँ ये मेरे पिताजी हैं, मेरे अंदर ज़्यादा बचपन है, ये थोड़े से मेच्योर हैं, एटलीस्ट ये तो यार रखो रिस्पेक्ट अपनी। अजीब हो यार अनुराग गुप्ता जी आप भी। और आपका तो यार ये बिल्कुल भी
फर्ज नहीं बनता इस क्लास में आके कि स्पैन दोबारा समझा दीजिए और वो भी यूट्यूब के सेशन में, ठीक है। ये भाई गुनाह है बिल्कुल, समझ गए। ठीक, चलो अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्पेसेस स्पैन्स वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जरा देखिए इसको, क्वेश्चन में बोला जा रहा है वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन करके क्या आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ गई है कि बेसिकली मुझे क्या करना है, एक्स कॉमा वाई कुछ कुछ करना है ना। यहाँ पर देखो 1 1 दे रखा है, -2 दे रखा है। ये सपोज x1 हो गया, ये x2 हो गया, इनको उठा के डालेंगे मैट्रिक्स में, आर स्क्वायर का मतलब एक्स वाई डाल देंगे। समझ आ रही बात सभी को? बोलिए। यार देखो, इस अब इस लेवल पे आके ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप में से कौन 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 सक्सेसफुल होगा, कौन कौन अनसक्सेसफुल होगा, मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। आज जाके आप लोग फिल्टर आउट कर लेना कि आप सक्सेसफुल हो गए या अनसक्सेसफुल हो गए। देखो, मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ आप ही में से, आप लोग जो लाइव देख रहे हो, जो रिकॉर्डेड देख रहे हो ना, मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ। अगर वो आपके अंदर है तो भाई आप जीवन में कुछ ना कुछ करिए, जो भी करोगे ना वहाँ पे मचाओगे मचाओगे। और अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो लाइफ में कभी बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है और आप उससे ऑफेंड हो जाते हो, आप उससे अफेक्ट हो जाते हो, वो चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं कि अच्छा फलाने आदमी ने मुझे फलानी चीज़ बोली थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके अंदर है कि कोई दूसरा अपनी सिर्फ बातों से आपके पूरे के पूरे मेंटल स्टेटस को अफेक्ट कर दे रहा है, आपकी पूरी की पूरी रूटीन को अफेक्ट कर दे रहा है, आपके सोल को कैप्चर कर रहा है ना, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे लाइफ में। सेकेंड हैबिट, और अगर आपके अंदर ये है कि भाई जिसको जो बोलना है बोलने दो, हम तो अपना काम करेंगे, भाड़ में जाए दुनियादारी, ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर है, पक्की बात आप कुछ बड़ा करोगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, जो लोग नकली लड़ाई करते हैं। नकली लड़ाई का मतलब, पहुंच गए कहीं पे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लड़ रहे हैं वहां पे उससे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। रियल लाइफ में वो आदमी दिखा तो उसको ऐसे देख रहे हैं, वहां इतना लंबा आदमी इससे लड़ रहा था, मैं बगल से निकल गया साइड से। तो जितने लोगों के अंदर है जो नकली लड़ाई लड़ते हैं ना, वो भी जीवन में कुछ नहीं कर पाए। कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम किसी यूट्यूब सेशन पे जाके किसी के कमेंट बॉक्स में जाके किसको क्या बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल बाद गेट का रिजल्ट आएगा, जिसकी रैंक होगी उसकी वाहवाही होगी, जिसकी रैंक नहीं होगी उसके पास हजार एक्सक्यूजेज होंगे, बट सुनने वाला कोई नहीं होगा। कोई नहीं फर्क, किसी को इंटरेस्ट नहीं भाई आपके दुख में, आपके एक्सक्यूज में, समझ रहे हो। किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे चाचा जी हॉस्पिटल में थे, मेरे साथ वो हो गया था, मेरी एक टांग नकली है, मेरा वो हो गया, तो कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। रैंक है, आगे बढ़ो, नहीं है चलो साइड हो जाओ। दूसरी चीज समझ गए। पहली चीज मैंने बताया कि अगर कोई आपको अफेक्ट कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे, समझ। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे, आपको अफेक्ट करना चाहेंगे। अगर आप हो रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। सेकंड, नकली लड़ाई मत लड़ो, असली लड़ाई लड़ो। असली लड़ाई लड़ने का मतलब क्या हो गया कि भाई असली लड़ाई है कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना, किसी एक टास्क को एग्जीक्यूट करना, उसमें मेहनत लगेगी, उसमें एफर्ट लगेगा, उसमें आपको एक प्लान करके बहुत सारे अपने पेटी प्लेजर्स को छोड़ के डे इन डे आउट मेहनत करनी पड़ेगी। वो होती है असली लड़ाई। असली लड़ाई अगर छोड़ के नकली लड़ाई लड़ रहे हो, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक तो आप देखना, आप जाके है ना, आप अफेक्ट होते हो दूसरों की बातों से, नहीं कर पाओगे बड़ा, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। दूसरा, नकली लड़ाई लड़ते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाके किसी किसी को कुछ कुछ बोल रहे हो, कुछ नहीं होगा उस। असली लड़ाई कर पा रहे हो क्या, असली जीवन में जो चीज़ें चल रही, 5 रुपए कमा पा रहे हो क्या, 5 रुपए अपनी मेहनत से, है ना, ये असली लड़ाई है भाई। 5 रुपए भी आपने कमाए ना अपनी मेहनत से, ये असली लड़ाई। यूट्यूब पे आप कुछ भी करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही आपको कोई पैसे मिलेगा, ना आपको कोई रिकग्निशन। 5 कैरेक्टरिस्टिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने डिसीजन लिया कि मुझे गेट का एग्जाम देना है, अब वो डिसीजन एक बार आपने लिया, कैलकुलेट करके ले लिया। अब अगर आपको हर दिन ये रिग्रेट हो रहा है कि मुझे गेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब एक बार डिसीजन लेने के बाद हर बार अगर कोई अपने आप को स्विंग करा रहा है उसमें कि यार लें कि नहीं लें, ले कि नहीं ले, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा डिसीजन लेने से पहले सोचो, डिसीजन लेने से पहले सारे उसके नफा नुकसान कैलकुलेट कर लो। एक बार डिसीजन ले लिया फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर चाहे वो रास्ता अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे हमें अच्छा लगे गेट की तैयारी करना, नहीं अच्छा लगे, करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। हम इंजॉय नहीं कर सकते डेली बेसिस पे, हर दिन हमारा अच्छा दिन नहीं हो सकता, हर दिन हमें मज़ा नहीं आ सकता पढ़ाई करने में, किसी किसी दिन नहीं भी आएगा, और मोस्ट ऑफ द डेज में नहीं आएगा, बावजूद उसके इसको कंटिन्यू करते रहना है। तो हमेशा डिसीजन लेने से पहले जितना सोच सकता है सोचो, डिसीजन लेने के बाद किसी की मत सुनो। ले लिया डिसीजन, उसको सही साबित करो। टाइम लगेगा, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा, बट आपको वो डालना पड़ेगा क्योंकि वो आपका डिसीजन है।
चौथी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये 5 मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जाके फिल्टर आउट कर, जिसके अंदर नहीं है वो इसको डेवलप करने की कोशिश करना। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, आप सभी लोगों के अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए ना जहाँ पर आप अपने आप से हमेशा ऑनेस्ट रहो। जैसे मान लो आपसे कोई गलती हो गई, आपने कुछ मिस्टेक कर दी, आपसे कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, उसको एक्सेप्ट करो। सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर आदमी को अंदर से पता होता है कि वो कितने पानी में है, हर आदमी को अंदर से पता होता है कि उसके अंदर कितनी अच्छाई और कितनी बुराई है। जब तक आप बैठ के सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे ना, आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। हवा में चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती, बैठ के अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है। तो जितना आप दूसरों को एनालाइज करते हो, अगर उसका 5% खुद को एनालाइज कर लो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ज़्यादातर दुनिया में लोग, इंसान क्या करते हैं, दूसरों को एनालाइज, अरे वो तो फला, अरे विराट कोहली तो टच कर देता है ऑफ साइड वाली, बाहर जाती है स्टंप को, अरे रोहित शर्मा तो कैच आउट उठा देता है, अरे ये टीचर तो ऐसा पढ़ाता है, वो टीचर तो ऐसा पढ़ाता है, अरे मेरे पापा ने अपने ज़माने में मेहनत कर ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता, अरे मेरे दादाजी ने वो ज़मीन नहीं बेची होती तो आज मैं 8 करोड़ का मालिक होता। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे, इन सब बातों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा डे इन डे आउट बेटर बना रहे हो। तो जज हमेशा किसको, आप खुद सोचो, आप एक बार बैठ के सोचना क्लास के बाद कि मैं खुद को, मुझे जज किए हुए कितने साल हो गए, कितने सालों हो गए, और मैंने अपनी एनालिसिस तो करी ही नहीं, दूसरों को एनालाइज किया जा रहा हूँ। तो सेल्फ एनालिसिस डेली होनी चाहिए। डेली का मतलब डेली, रात में बैठो एनालाइज करो कि क्या आपके अंदर। मैं अभी 1-2 दिन पहले सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि सुबह जो आप घर से निकलते हो और शाम को जो आप घर पे आते हो, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ एडेड स्किल्स, एडेड वैल्यूज होनी चाहिए, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐड होकर एक्सपीरियंस कहलाती है। एक्सपीरियंस का मतलब आपने वो जिंदगी जी रखी है, वो आपने तजुर्बा कमा रखा है, वो तभी हो सकता है जो अपनी एनालिसिस करोगे। समझ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पांचवी चीज है, पहले तो बताओ ये 4 चीजें सबको समझ में आ गई? आज जाके देखना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपके अंदर ये नहीं कर पाओगे, छोड़ दो सब कुछ। अगर ये नहीं है तो डेवलप करो ये 4 की 4 चीज़ें जो मैंने बताई। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डेडलाइन को चेस करने की एबिलिटी। डेडलाइन को चेस करने की एबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आज मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया और मैंने ये बोला कि यार मैं शाम तक इसको ख़त्म कर लूँगा। अगर शाम तक वो नहीं ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब आप कभी भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक्सेल नहीं कर पाओगे, कभी एक्सेल नहीं कर पाओगे। समझ गए। तो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आपके अंदर होना चाहिए, लाइफ टाइम, जिंदगी भर एक आदत डाल लो, डेडलाइन चेस करना। चेस करने वाला उसको फिनिश करना, जो आज का काम है वो आज ही खत्म होना चाहिए, कल तक नहीं जाना चाहिए, वो किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। रात में 4 बजे तक जगना पड़ जाए, जगो, कल नहीं होना चाहिए वो। 4 बजे सो, 5 बजे सो, 6 बजे सो, मगर आज का काम आज ही फिनिश होना चाहिए। और हर आदमी के पास इतना टाइम होता है, हम वो टाइम एग्जीक्यूट करते नहीं, हम क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो टाइम को अच्छे से अडॉप्ट करके हमें आज का काम आज पे खत्म करना चाहिए। ठीक है, तो अब जाके देख लेना भाई, अगर आपके अंदर ये 5 स्किल्स हैं तो आप बहुत कुछ बड़ा करोगे। मुझे ये नहीं पता आप गेट निकालोगे कि नहीं निकालोगे, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, बट एक दिन आपका नाम जरूर होगा, दुनिया आपको जानेगी जरूर कि हाँ भाई ये एक इंसान है जो अलग दिखता है भीड़ में। और अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है, फिर यार भीड़ तो है ही है, अभी भी भीड़ का हिस्सा हो, बाद में भी ऐसे ही रहोगे। समझे मेरी बात को? तो ये 5 साइन होते हैं मेच्योरिटी के। जो मेच्योर इंसान होता है, इसको समझ में आ जाता है कि यार अच्छा दुनिया में यही सच्चाई है, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, खुद को निखार सकते हो, कौन क्या बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए खैर, इस क्वेश्चन पर आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको ए ऑप्शन बताता हूँ और यहाँ से ना आपको एक अच्छा कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट आपको सिखाने, प्रैक्टिस से आप ये पूछ रहे हो ये चीज़ें कैसे डेवलप होंगी। प्रैक्टिस से, कॉन्शियस रहो, कॉन्शियस रहना चाहिए आप सभी को। फोन चला रहे हो, एंडलेस माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हो, कॉन्शियस नहीं हो आप। कॉन्शियस अगर हो जाओगे तो एंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं करोगे। आपका कॉन्शियस आपको बोलेगा भाई गलत कर रहा है तू, चल ये काम कर। तो प्रैक्टिस करो, कॉन्शियस रहने की कोशिश करो, हमेशा देखो आपके आसपास क्या चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है, क्या। अनकॉन्शियस मत रहो, तो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस डेवलप करो आप सभी लोग, ठीक है। प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों की, होता है ये सब चीज़ें लोग करते हैं। चलिए आइए मैं आपको इसमें सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ए ऑप्शन, नेक्स्ट स्लाइड में मैं करता हूँ, ठीक है। देखो ये एक दिन में नहीं होगा भाई, जो मैंने बताया ना, इसमें लोगों को सालों सालों लग जाते हैं, महीने महीने लग जाते हैं, बट मैंने आपको साइन बता दिए, तो अब आप बीच बीच में अपने आप को एनालाइज करते रहना। ये साइन अगर दिखेंगे तो कुछ बहुत बड़ा होगा नहीं। चलो ये देखो, यहाँ पर मैंने कर लिया 1 1 -2 XY। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई बुराई नहीं है ऐसा लिखने में, है ना। इसमें तो कोई बुराई नहीं है, 1 1 -2 -2 XY, ठीक है। अब मैं इसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ,
तो मैंने क्या करा, इसको रो एचलॉन में। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे कहाँ पे सिली मिस्टेक होती लोगों से और क्या गलतियाँ यहाँ पर करते हैं। तो मैंने इसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करा। जब मैंने इसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करा तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये 0 0 एंड ऑब्वियसली ये y माइनस एक्स हो गया, है ना। सही बात है, ठीक है। अब देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे बताना कि मैं ठीक सोच रहा हूँ या नहीं, और आप किस हद तक मेरी बात से सहमत हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर केस 1 में कंसिडर करूँ और मैं ऐसा बोल दूँ कि y इक्वल टू एक्स मैं मान लूँ, तो जो मेरा रैंक होगा वो तो फिर 1 आ जाएगा। मतलब कि इन तीनों में से एक कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, बाकी दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। हमें तो एक ही लीनियरली डिपेंडेंट चाहिए था। चलो सही बात है, केस 2 पर आते हैं। ठीक है, हमने बोला y नॉट इक्वल टू एक्स, तो हमने रैंक निकाला, रैंक यहाँ से हमको 2 मिल गई। जरा समझिएगा इस बात को, मुझे बताइए अगर y इक्वल टू एक्स पे रैंक 1 आ रही है, यानी कि एक कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट बाकी दोनों लीनियरली डिपेंडेंट, तो सही बात है, आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ ये एक्स वाई को ये दोनों मिलकर स्पैन कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर y नॉट इक्वल टू एक्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रैंक हमारी 2 आ रही है, यानी कि आप बोल रहे हो कि जब y एक्स के बराबर नहीं होगा तब भी कम से कम एक लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम तो रहेगा ही रहेगा, और एक्स वाई को ये दोनों मिलकर स्पैन कर देंगे। तो दिक्कत क्या है इसमें, बताओ इसमें क्या दिक्कत है। तो ए ऑप्शन क्यों सही नहीं हो सकता। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि आर स्क्वायर को कौन कौन स्पैन कर लेंगे, तो आप ये बोल रहे हो कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकता है जब x की वैल्यू y हो, x की वैल्यू y के बराबर हो या x की वैल्यू y के बराबर ना हो। तो क्या प्रॉब्लम है, देखिएगा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर इन दोनों को मैं अलग अलग प्रोसेस कर रहा हूँ और मैं ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहा हूँ कि जब जब y x के बराबर है तब एक कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, जब जब y x के बराबर नहीं है तो दो कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, कहीं ना कहीं ये हमारे जनरल प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है। अगर हमारा जनरलाइज प्रोसेस ये होता है कि x और y के मैं कोई भी वैल्यू लूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए कि भाई तुम x की वैल्यू y के बराबर लो, y के बराबर नहीं लो। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। अगर कोई मुझे ये बता रहा है कि भाई x की वैल्यू y के बराबर लो और y के बराबर नहीं लो, तो इसका मतलब हमारे जनरलाइजेशन वाले प्रोसेस में ही डिफेक्ट आ गया। हम तो ये बोलते हैं कि x और y की जो मर्जी चाहे मैं वो वैल्यू लूँ, मुझे एक कांस्टेंट रैंक निकाल के दे दो। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ये इसके बराबर हो तो रैंक किया आ जाए, इसके बराबर नहीं हो तो रैंक किया आ जाए, फिर तो यार मेरा प्रोसेस ही डिस्टर्ब हो गया ना। फिर कहाँ मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ कि एक्स और वाई की जो मर्जी आए वो वैल्यू ले लो। तो एक्स और वाई में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर एग्जिस्ट करेगा। तो कभी भी अगर वाई और एक्स में कंडीशनल के हिसाब से रैंक चेंज होने लगे ना, तो आप हमेशा ऐसा बोल सकते हो, सिंस सिंस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, रैंक इज नॉट कांस्टेंट। कहाँ कांस्टेंट, 1 और 2 अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ऐसा अगर दिखे तो आप लिख सकते थे कि जो आपका x होगा, हमने इसका कुछ नाम रखा था क्या, इसका नाम रख दें। ठीक है, तो हम लिख सकते थे x डज नॉट स्पैन आर। समझ गए, मेथड 2 से भी कर लिया जाए। अभी सिर्फ ए ऑप्शन की बात हुई है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिला होगा, है ना। नया कंसेप्ट सीखने को आप सभी लोगों को यहाँ से मिला होगा। मेथड 2 कर लिया जाए, आ जाओ एक बार मेथड 2 से भी फटाफट करके देख लेते हैं, फिर BCD वाले ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। मेथड 2, तो मेथड 2 में वही C1 1 1, C2 -2 -2, ये किसके बराबर होना चाहिए, एक्स वाई। तो बताओ यहाँ से C1 -2 C2 बराबर x, C1 -2 C2 बराबर y। ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया हमारे पास। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 - 2 एंड ऑब्वियसली दिस x दिस इज y, और ये आपका a/b बन गया, है ना। ये आपका बन गया a/b। चलो इसको रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो आप सभी लोग। रो एचलॉन में कन्वर्ट करेंगे आप 1 - 2 x 0 0 y - x, ऐसा बन जाएगा, है ना।
अब देखो फिर से यहाँ पर वही चीज़, अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करो तो एज लॉन्ग एज y इज नॉट इक्वल टू x, रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। आ रही बात समझ में? मैं अलग अलग भी लिख देता हूँ यार आप लोगों के लिए, ठीक है। रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा 1, और रैंक ऑफ ए बी कितना आ जाएगा 2। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी बराबर ही नहीं आया, मतलब कि नो सॉल्यूशन। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आप x और y की ऐसी वैल्यूज लेते हो जहाँ पे y x के बराबर नहीं है, तो दुनिया में ऐसा कोई भी C1 C2 एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से हम कोई जनरलाइज एक्स वाई जनरेट कर पाए। बोलो हाँ या ना, है ना? समझ रहे हो? तो इसने कंडीशन लगा दी, इसने बोला कि भाई अगर y जो है तुम्हारा वो x के बराबर नहीं है तब तो कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड समहाउ अगर y x के बराबर होगा तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यार हम किसी जनरलाइज एक्स वाई की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि एक्स वाई की कोई भी वैल्यू हमें दो भाई, हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तभी हमें हमारे लीनियर स्पैन का जो कंसेप्ट होगा वो वैलिड होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कहीं ना कहीं मेथड 2 भी सेम चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है कि एक्स और वाई की दुनिया की किसी भी वैल्यू के लिए हम ये गारंटी से नहीं बोल सकते हैं कि C1 C2 की कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे जो लीनियरली कंबाइन होकर इस एक्स वाई को जनरेट कर देंगे। खुद बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पर x को 1 लेते हो, इसको 3 लेते हो, तो दुनिया में कोई ऐसा C1 C2 नहीं है जो लीनियरली इन वेक्टर्स के साथ कंबाइन होकर इस 1 और 3 को जनरेट कर दे। इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि भाई एक्स वाई को ये दोनों वेक्टर स्पैन ही नहीं कर पाएंगे। मेकिंग सेंस? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो सारी बातें बिल्कुल फिट बैठ रही हैं अपने कंसेप्ट के हिसाब से। तो हम बोल सकते थे कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, एक्स डज नॉट स्पैन आर स्क्वायर या R2, जो भी आप बोलना चाहें। ओके, समझे मेरी बात को? रैंक 0 नहीं आ पाएगी ना भाई, x और x जो तुम्हारा है ये तो जनरलाइज हमेशा रहेगा ना, तो रैंक आप 0 नहीं बोल सकते कभी भी। ओके, चले बी ऑप्शन को टेस्ट किया जाए। आइए बी वाले ऑप्शन को टेस्ट करते हैं। 1 2 2 1 इसने बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो बी वाले ऑप्शन को ज़रा फटाफट सभी लोग यार टेस्ट करके बताओ। यहाँ से मैं ए वाला मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है। 1 2 2 1 एक्स वाई, इसको रो एचलॉन में फटाफट कन्वर्ट करो। रो एचलॉन में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बचेगा 1 2 एक्स, 2 से गुणा करके इसमें घटाएंगे तो -3 वाई -2x, ठीक है। बताओ क्या ये पक्की बात है कि ए की रैंक हमेशा आपको 2 मिलेगी? भाई x की मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ ये रो नॉन जीरो रहेगी, वाई एक्स की कोई वैल्यू ले लूँ ये हमेशा नॉन जीरो रहेगी। तो रैंक इज 2, उसके पहले मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए था फॉर ऑल, आज किसका मैच है आईपीएल में? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 2। तो अगर 2 रैंक आ गई हम एक्स वाई की सारी वैल्यूज के लिए, तो भाई हम कॉन्फिडेंट हैं कि एक कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, इस वाले कॉलम को लीनियरली डिपेंडेंट मान लेंगे या इंडिपेंडेंट। तो आप बोल सकते थे कि जो आपका x है दिस स्पैन्स आर स्क्वायर, ठीक है। अरे यार ये कुछ लोग बोल रहे हो CSK वर्सेस RR है, RCB वर्सेस KKR है, 2 मैच है क्या आज? RCB का मैच आज? भाई अगर RCB को आप लोगों ने IPL जिता दिया ना तो मेरी तरफ से पार्टी रहेगी, ठीक है। मेरी तरफ से पार्टी रहेगी अगर RCB को आप लोगों ने IPL का इस बार खिताब दिला दिया तो, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बोलो। सी और डी ऑप्शन की टेस्टिंग करें, आ जाओ। देखो मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ ना, इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से पार्टी है अगर आपने आरसीबी को जिता दिया। देखो कितने सारे व्यूज़ आते हैं ना, 1000 व्यूज़, किसी किसी वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आ जाते हैं, तो 2-3 हज़ार लोग तो देखते होंगे ना वीडियो।
तो मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि भाई तुम लोगों को पक्की मेरी तरफ से पार्टी, जहाँ बोलोगे वहाँ पे, 5 स्टार होटल में चाहिए 5 स्टार में ले लेना भाई, क्योंकि वो पार्टी देने की नौबत कभी आएगी ही नहीं। समझ गए? इंडिया में चाहिए इंडिया में ले लो, विदेश में चाहिए विदेश में, जहाँ पार्टी चाहिए वहाँ ले लो। 1 -1 -1 1। अच्छा, इसका मेथड 2 आप लोग करोगे ना? इसका मेथड 2 आप खुद से करोगे? ठीक है, इसका मेथड 2 आप खुद से करेंगे, ओके। मेथड 1 मैंने करवा दिया, और मेथड 2 आप खुद से ट्राई आउट करिए। चलो सी वाले ऑप्शन पे आता हूँ मैं। यहाँ पर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए में क्या क्या है आपके पास? 1 -1 -1 1, 1 -1 -1 1 चलो भाई साहब, इसका बताओ क्या होगा? जोड़ोगे ना इसको, तो ये 1 -1, ये x, ये 0 0, y+x। बताओ क्या सेम प्रॉब्लम आ रही है? बताइए जरा। इसकी रैंक 2 है जब y+x नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ a इज 2 इफ x+y इज नॉन जीरो। रैंक ऑफ a इज 1 इफ x+y इज इक्वल टू 0। अब भाई ये खुद ही हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो बोल रहा है x और y की सारी रियल वैल्यूज के लिए रैंक ही कांस्टेंट नहीं है। तो अगर रैंक ही कांस्टेंट नहीं है, तो आप बता सकते हैं मुझे क्या यहाँ पर स्पैनिंग पॉसिबल होगी? तो ये हो जाएगा x डज नॉट स्पैन R। ठीक है, नहीं कर रहा है स्पैन ना। डी ऑप्शन पे चले, आ जाइए एक बार डी ऑप्शन भी टेस्ट आउट कर लेते हैं। 1 -1 -2 2, ठीक है। फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, और उसके बाद इसके जो थोड़े और अच्छे क्वेश्चन हैं उनको फिर कल करेंगे, ठीक है। कल का टाइटल एक लाइव टेस्ट करके दिखा रहा है, वो टेस्ट ऑलरेडी संडे को हो चुका है, तो कल अपनी नॉर्मल रेगुलर क्लास रहेगी। 1 -1 -2, 1 -1 -2 2 x y। ठीक है भाई साहब, चलो बताओ क्या करना चाहिए? आप बोलोगे इसको सर रो एचलॉन में करना। अब बताओ क्या प्रोसेस पूरी तरीके से सेट हो गया, स्पैनिंग वगैरह वाला दिमाग में बैठ गया अच्छी तरीके से? बोलो यार। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? अब इस टॉपिक से घबराने की नीड नहीं है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी वैलिड हो रहा है, रैंक अलग अलग आ रही है एक्स और वाई के हिसाब से। बाकी आप इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले कंसेप्ट से भी कर सकते थे। ये 2 मिलता अगर x+y आपका नॉन ज़ीरो होता, और ये रैंक आपको 1 मिलता अगर आपका x+y 0 के बराबर हो जाता। ठीक है, तो फिर वही कंडीशनल एंड कंडीशनल वाली बात हो गई, यानी कि यहाँ पर भी आपका x डज नॉट स्पैन r²। ठीक है, x डज नॉट स्पैन r²। ओके, अब मेरे ख्याल से पूरा पकड़ में आ गया होगा क्या करना है। चलो पकड़ में आ गया, तो ये एक आखिरी सवाल है, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। निकालो आंसर, बताओ क्या आना चाहिए इसका। चलो सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। हाँ, तो ये तीसरा क्वेश्चन करते करते सारे वेरिएशंस कवर हो जाने चाहिए। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। बिल्कुल सही बात है, अगर आप इसको मेथड 2 से स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इस सवाल को सही से बताएंगे। पूछा है डज एक्स स्पैन्स वी, इसका यस और नो में आप आंसर देंगे। चलिए 2 मिनट का वक्त आपको दिया जाता है, सॉल्व करिए। उसके बाद मैं आप लोगों से एक सलाह लेना चाहूँगा, ठीक है। एक सलाह लेता हूँ, और उसी उसी के साथ फिर ये सेशन हम लोग एंड करते हैं। यस और नो में आंसर देना है। जाहिर सी बात है, दो ही आंसर है। आधे लोग यस बोल दो, आधे लोग नो, किसी ना किसी का तो सही हो ही जाएगा।
यस नो, यस होगा। चलो सॉल्व कर ले। काफ़ी टाइम हो गया यार, 2 मिनट से तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतने में तो कर देना चाहिए था आप लोगों को। देखो मेरे ख्याल से तो कुछ भी करने की नीड है नहीं इस क्वेश्चन में। वेक्टर ए आपने लिखा, मैट्रिक्स ए आपने लिखा, उसके अंदर एलिमेंट्स डाल दो। 1 -1 0, 1 0 1, x1 x2 x3। ठीक है। ऑब्वियसली आप इसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसको तो ऐसे ही रहने दें, 1 1 x1 को, इसको जोड़ें पहले। इसको आप जोड़ेंगे तो ये 0 1 मिल जाएगा। ऑब्वियसली दिस विल बिकम x1 प्लस x2 एंड दिस रिमेन्स 0 1। ये -1 था ना, ठीक है, -1, परफेक्ट। फर्दर इसको आप रो एचलॉन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो दिस बिकम्स 1 1 x1 0 1 x1 प्लस x2। इन दोनों को आप ऐड करें, 0 0 एंड दिस बिकम्स x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग ए वाले मैट्रिक्स के तहत पहुँच गए होंगे, करेक्ट है। अब देखो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या 0 के बराबर है? क्वेश्चन में खुद दे रखा है उसने, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0। तो जो यहाँ से मैट्रिक्स ए आप लोगों को मिल रही है वो क्या मिल रही है? 1 0 0। ठीक है, 1 1 0, करेक्ट। यहाँ से देखो x1 प्लस x2 ये मिल जाएगा 0। रैंक ऑफ ए कितनी स्टैब्लिश हो जा रही है? 2, फॉर ऑल x1 x2 x3 बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, इनमें से कोई भी रियल वैल्यू आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंक 2 रहेगी। रैंक 2 रहने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास सपोज अगर ये x1 था, ये x2 था, और इसको सपोज v मान लेते हैं, तो आप ऐसा हमेशा बोल सकते हो कि कम से कम एक कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा, तो ये वाला क्यों नहीं? तो आप बोल सकते थे कि यस x स्पैन्स, इसने कुछ v को x स्पैन्स v। अब मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपका काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, हाँ ये कंडीशन शुरुआत में मिस हो जाएगी, थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको लिख लेना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अभी भी 2 वर्ड्स ऐसे जिसमें क्लैरिटी नहीं मिली। वेक्टर स्पेस में क्लैरिटी मिल गई, वेक्टर सब स्पेस में क्लैरिटी मिल गई, स्पैन वर्ड में आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। तो पहले बताओ क्या 3 वर्ड्स में क्लैरिटी है सबको? एब्सोल्युटली, है ना। अब हमें 2 वर्ड्स ऐसे हैं, एक है बेसिस और एक है डायमेंशन, है ना। आपने देखा भी होगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। तो इन दोनों पे क्लैरिटी कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस नज़रिए से। और कल सारे पीवाईक्यूज भी हम लोग करेंगे, जितने भी पीवाईक्यूज सारी ब्रांचेस में मिला के इस टॉपिक से आए हुए हैं, तो उसके सारे पीवाईक्यूज कल लाइव क्लास में आप लोगों को करवा दूंगा। ओके, हाँ थोड़ा रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी आप सभी लोगों के लिए यार 25% ऑफ चल रहा है। यार एक चीज़ मत करना कि 1 तारीख को आके बोलना कि सर वो 25% मिल सकता है क्या। अभी अगर मिल रहा है, आप आना चाहते हो, प्लस पे आ सकते हो। आपका साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि आप कितनी बार तैयारी करते हो। एक बार तैयारी करो, बेस्ट वे में तैयारी करो, जी जान अपनी पूरी की पूरी लगा दो, समझ गए। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है सारे के सारे बैचेस का, 5600 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं। कोड आप सभी लोगों को पता ही है, बस आपको मेरा नाम लिखना, उसके आगे गेट लगा देना, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है। उसमें क्या क्या आप सभी लोगों को मिलेगा, देखिए एक तो आप जब चाहो तब मुझसे बात कर सकते हो। सेकेंडली आपके पास एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। सपोज आपको कोई डाउट आ रहा है, तो तैयारी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो क्या होता है? डाउट आपका क्लियर हो रहा है। आप कहीं से भी पढ़ लो, आपके डाउट ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप केवल बस डाल दे रहे हो कहीं पे, कोई आंसर नहीं कर रहा है, तो यार उसका कोई फायदा नहीं है। डाउट्स जितने रेगुलरली क्लियर होंगे, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है जैसे आप ये कोड लगा के एंटर करते हो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रेगुलर गाइडेंस। आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपको टेक्निकल डाउट है, स्ट्रैटेजिकल डाउट है, कुछ भी हो, आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, 12 मंथ का अभी एज ऑफ नाउ जो प्राइस चल रहा है यार, दिस इज
499 जो सबसे लीस्ट प्राइस आपका है। बाद में 10% हाइक भी होगा और आपको ये 25% ऑफ भी नहीं मिल पाएगा। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स चाहिए तो आइकॉनिक पे इस साल आपका आइकॉनिक ऑफर चल रहा है। 12 महीने पे 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है, 24 महीने पे 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। एफर्ट डालना चाहते हो तो आ जाओ, कोड लगा लेना विशाल गेट और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं। 30 अप्रैल के बाद आपके प्राइसेस हाइक हो जाएंगे। अच्छा, आइकॉनिक में आपको पीवाईक्यू बुक भी मिल जाएगी, प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे और फ्री मंथ्स भी मिल जाते हैं, जैसा मैंने अभी अभी आप सभी लोगों को समझाया। बाकी इसमें भी आपको सारे के सारे नोट्स के एक्सेस मिलेंगे। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन भी लेते हो ना, सारे के सारे नोट्स आपको डिजिटली मिल जाएंगे, भले ही उसकी हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलती है। अगर आप आइकॉनिक में देखेंगे तो 35 ईयर्स के आपको पीवाईक्यू, 180 प्लस वीडियो सॉल्यूशंस, आपको सारे के सारे नोट्स के पीडीएफ और विद इन 15 डेज सारी की सारी हार्ड कॉपीज आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। ऑफलाइन सेंटर के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, ये देखिए ये है ऑफलाइन सेंटर का भी आपका फिलहाल ऐसा कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आप सभी लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं खुद वहाँ पे आप लोगों के लिए सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, अंकित सर हैं, धांडे सर हैं, बहुत सारे टीचर्स, आदित्य कंवल सर आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। रिवाइज्ड थ्योरी बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, पीवाईक्यू की बुक भी मिल जाएगी और साथ के साथ आप सभी लोगों का हर संडे संडे टेस्ट भी होता है। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट टेस्ट भी आप सभी लोगों का होता है। समझ गया मेरी बात को? बाकी ये टीम देख लो यार, है ना। ईसी इलेक्ट्रिकल का अगर कोई एकमात्र स्थान है तो आप यहाँ पे आके तैयारी कर सकते हो ऑफलाइन में। और प्राइसेस की अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी 50% यहाँ पर भी ऑफ चल रहा है। आप अगर गेट प्लस ईएससी को टारगेट कर रहे हो, 9 मंथ्स आपको बस डेडिकेट करना है, ये आपका प्राइस अमाउंट है। बट ये गेट और ईएससी दोनों का है, समझ गए। और अगर क्लासरूम बैचेस की आप बात कर रहे हो तो 8 मंथ्स के लिए है और यहाँ पे आपको 55,000 पे करना होता है। तो 5,000 का फर्क है सिर्फ गेट और गेट प्लस ईएससी करने में। तो मैं तो ये बोलूँगा गेट प्लस ईएससी, ऑब्वियसली ऑफलाइन अगर आ रहे हो तो गेट प्लस ईएससी आपको करना चाहिए, समझ गए। सजेशन क्या लेना वो कल की क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो आपको उसी समय याद दिलाना चाहिए था। ये देखो, ये स्कैन कर लो, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो कल की क्लास में सजेशन लेते हैं आप लोगों से। और ऑल स्टार बैच आपका स्टार्ट हो रहा है गेट, ईएससी, सिविल सर्विसेज मेंस के लिए। तीनों एग्जाम्स को आप टारगेट यहाँ से कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कल से सिग्नल सिस्टम और मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाला है, दोनों सब्जेक्ट्स को आप आके आराम से कर सकते हो तैयारी। 10 नंबर के आसपास सिग्नल सिस्टम आता है, मैथमेटिक्स 13 नंबर आता है, 23 नंबर की पूरी तैयारी मिल जाएगी। इसके बाद अनअकैडमी प्लस पे आप मुझसे कंट्रोल पढ़ सकते हो, सिग्नल्स पढ़ सकते हो, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी एंड डिजिटल भी पढ़ सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस बार अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। बिंदास पढ़ेंगे, पूरी फ्रीडम के साथ पढ़ेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्राइसेस की अगर आप बात करोगे पर मंथ बेसिस पे, क्योंकि आप यहाँ पे ईएमआई में भी इनको कन्वर्ट करवा सकते हो। 2 घंटे के अंदर अंदर आपका जो लोन होता है ना वो अप्रूव हो जाता है। तो 24 मंथ्स के लिए 2488 पर मंथ पे करना है, 12 मंथ्स के लिए 3272 पे करना है। पे करने के बाद आपको बताना जरूर है मुझे कि सर मैंने ये कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो अब आप मुझे पर्सनल गाइड करना शुरू करिए, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपको मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो जो लोग अभी तक इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ जाइए। यहाँ पे नोट्स का पीडीएफ भी मिलता है और मुझसे जुड़ने का यहाँ पे तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हो 24 मंथ्स का तो 3042 पे करना होता है, 12 मंथ्स के लिए आपको 4333 यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो लोन वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग जो पूछ रहे थे, अप्रूवल आपको 2 घंटे में मिल जाएगा, पेपर वर्क वगैरह टीम बता देगी। इसमें भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आपको सिंपली मैंने बताया ना, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। 0% कॉस्ट, 0% लोन यहाँ पर रहता है। तो इतना ही मेरी तरफ से। आई होप ये जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं वेक्टर स्पेस वाले, वो आपको अब आसान लग रहे होंगे। काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसको रिलेट कर लिया है, ठीक है। काफ़ी हद तक चीज़ों को हमने रिलेट कर लिया है एंड ऑलमोस्ट लीनियर अलजेब्रा खत्म होने वाला है। तो अब लीनियर अलजेब्रा के बाद अगला टॉपिक कब से स्टार्ट होगा, क्या होगा, उसके बारे में एक हम लोग जनरल सेशन करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे कि अगला टॉपिक स्टार्ट कब से करना है, कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद अगले टॉपिक के बारे में स्टार्ट होगा। आस्क मी एनीथिंग सेशन आपका हमेशा सैटरडे होता है, ठीक है। तो सैटरडे को आस्क मी एनीथिंग सेशन होता है, ओके। एनालॉग के लिए यार बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप देख लीजिए कि किन से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। मतलब अगर आप अनअकैडमी की बात करेंगे तो अनअकैडमी पे आदित्य कंवल सर भी हैं, अंकित सर भी पढ़ाते हैं, धांडे सर भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ, तो मैं जाते जाते आप लोगों को एक एक चीज़ बता दूं, आज वाला जो अपना डीपीपी सेशन है ना, वो शायद अगर होगा तो थोड़ा लेट नाइट होगा, ठीक है। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास होगा। अगर होगा तो अगर आप लाइव नहीं कर पाते तो आप उसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। सेकेंडली आपका
एक जो जो भी आप लोग जनरल सेशंस चाहते हो ना, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो नीचे ना कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना कि आपको कौन सा जनरल सेशन चाहिए। जैसे कोई बोल रहा था कि मुझे जॉब के साथ कैसे तैयारी करनी है, कोई बोल रहा है कि सर नीटी मुंबई के काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसके बारे में बता दीजिए। तो आप एक बार लिख देना इसी कमेंट के नीचे, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं अगले 1-2 दिन में आप सभी लोगों के लिए वो सेशंस भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। चलो तो फिर अच्छे से रिवाइज करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। लीनियर अलजेब्रा खत्म हो गया है, 2 से 3-4 नंबर की तैयारी आपकी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, और लीनियर अलजेब्रा का जो कंसेप्ट आपने सीखा हुआ है वो आगे के चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करेगा, खासकर वेक्टर कैलकुलस में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आता लाइक यार जरूर किया करो, वीडियो को शेयर भी करो जहाँ पे भी आप कर सकते हो ना। पर्पज़ यही है कि सारे के सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि यार यहाँ पे ऐसा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तभी वो स्प्रेड आउट हो पाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया करो। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।